अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नोवेलिशियस फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो हमने नोवेल रीड आउट करना है वो है अनदेखा ख्वाब और उसकी है किस्त नंबर 16। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी कोई मेरी नेक्स्ट वीडियो हो तो आप लोगों को पता चल जाए। देखा अपने अपनी मर्जी से लीजिएगा जब मर्जी, लेकिन चलिए आपको पता तो चल जाएगा ना कि वीडियो आ गई है। और आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि इसके बाद हम कौन सी एपिसोड स्टार्ट करें, क्योंकि इसकी आई थिंक ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाली होंगी। इसकी जो मेन आई है ना वो अभी तक 20 आई हैं, तो इसके बाद अब पता नहीं और मजीद कितनी आती हैं। तो चलें लेट्स स्टार्ट। शाम के साए बाहर गहरे होने हो चुके थे। अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था जब उसे एक कॉल मौसूल हुई जिसका वो शिद्दत से मुंतजिर था। इस कॉल के सुनते ही उसकी पेशानी की रगें मजीद तन गई थीं। वो सख्ती से लब वापस वापस किए मोबाइल कोट की पॉकेट में डालता तेजी से ऑफिस से बाहर निकला था। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी डिफेंस के इलाके की तरफ मोड़ी थी। मजीद 10 मिनट की ड्राइव के बाद वो एक मुतनासिब से मगर खूबसूरत बंगले के बाहर खड़ा था। उसने जैसे ही हॉर्न दिया वहां बैठने गार्ड ने उसे फौरन सी सलाम करते हुए गेट खोल दिया था। गाड़ी को पोर्च में खड़े करते ही वो तन फन करता बाहर निकला था और दरवाजे पर बेल दी। इसका इतने दिनों से दबा हुआ गुस्सा मिनटों में लौट आया था। अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों को वो जिंदा छोड़ने का कायल नहीं था। मजीद 1 मिनट इंतजार करने के बाद दरवाजा खुला था। ढीली सी शर्ट और जीन्स में मलबूस ऐना उसे अपने सामने देखकर एक पल को साकित हुई थी। उसे तो यकीन न आया कि उसका प्लान कामयाब हो गया। आतिफ खुद उससे मिलने आया था। तहीर से उसकी आंखें एक पल को फैली थीं। वो पिछले कुछ दिनों से दुबई गई हुई थी, उसकी वहां शूट थी। वो आज दोपहर ही वहां से लौटी थी। आतिफ को यूं अपने सामने देख उसे खुशगवार हैरत हुई थी। आतिफ उसका शानदार मुस्तकबिल था। वो आज इस मुकाम पर थी सिर्फ और सिर्फ आतिफ की वजह से थी। वो उसकी बीवी की बेवकूफ़ी और अपनी जहानत पर अंदर ही अंदर मुस्कुराती महसूस हुई थी। अपनी हैरत से निकलती हुए लम्हों में चेहरे के तासुरात दुरुस्त करती उसके जानिब पर तवज्जो हुई जो सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। आतिफ घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। वेलकम बैक डार्लिंग, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे खुद मिलने आए हो। आई रियली मिस यू। उसे कुछ ना बोलते देख हैना अपने चेहरे पर पुरजोशी के तासुरात लिए उसकी तरफ बढ़ी थी और इससे पहले कि वो उसके गले लगती जब आतिफ ने सख्ती से उसकी बाजू थाम कर उसे खुद से दूर किया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ऐना के मुंह से बेख्तियार चीख निकली और इसी लम्हे इस घर की दरो दीवार में एक जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। ऐना ने हैरत से साकित होती निगाहें उठाकर उसे देखा था। उसका बायां हाथ उसके गाल पर था जो कि बुरी तरह दुख रहा था। वो एक पल के लिए बुखला गई थी। उसे समझ न आया कि इसके साथ क्या हुआ है। इतना जोरदार थप्पड़ खाकर उसे बेख्तियार दिन में तारे नजर आए थे। वो लम्हों में खुद को संभालती चेहरे पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी, जो वो आतिफ को तो हरगिज नहीं था जो पहले उसे मिलता था। ये तो कोई और आतिफ था जिसकी नजरों में उसके लिए नफरत थी, हकारत थी और गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करने की। ऐना अभी तक उस थप्पड़ से नहीं संभली थी जब आतिफ ने इस जारहाना गिरफ्त में उसकी बाजू दोबारा जकड़ा। वो बेयकीनी से आतिफ का ये रूप देख रही थी। मैंने इससे कुछ नहीं कहा आतिफ, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। इसे गुस्से से लाल होता देख हैना ने लबों पर जुबान फेरते हुए बमुश्किल अपनी हैरत को दबाते हुए नरमी से कहा। इसे लगा आतिफ जैसे उसके टुकड़े कर देगा। उसकी आंखें जाने काफी रातों के रत्ते जगह से सुर्ख हुई थी या गुस्से से ऐना को समझ न आया। शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी। सच, बिल्कुल सच सुनना है मुझे। कौन सी तस्वीरें दिखाई हैं तुमने उसे कि वो मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करी। दिखाओ मुझे वो तस्वीरें। शहादत उठाकर उसे गौन करता वो बहुत सफाक लगा। आतिफ उसके नरमी से बोलने पर इतने ही गुस्से से धड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की का गला दबा दे जिसकी वजह से जीमल उसे छोड़कर गई थी। उसके यूं धाड़ने पर ऐना ने अपनी जगह पर बुदकी थी और जल्दी से सोफे पर पड़ा फोन उठाकर वही तस्वीरें दिखाने लगी। उसके हाथों में लर्जिश वाज़ेह थी। आतिफ ने सुर्ख आंखों से इन आम सी तस्वीरों को देखा। मैंने उसे बस यही तस्वीरें दिखाई थी आतिफ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऐना ने अपने आंसू साफ करते हुए यकीन दिलवाने वाले अंदाज में कहा। एक तो उसे यूं बेरहम बना देख उसने जल्दी से आंखों से आंसू निकाले थे। बस यही कहा था तुमने उससे? मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ। आतिफ ने खून आशाम निगाहों से उसके मगरमच्छ के आंसू देखते हुए पूछा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ऐना ने जल्दी से चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए कहा। क्या तुमने उससे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? क्या तुमने उससे ये नहीं कहा कि मैं उसे जान छुड़वाना चाहता हूँ? क्या तुमने उससे नहीं कहा कि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ? क्या तुमने उससे ये नहीं कहा कि हम दोनों पिछले 3 साल से गहरे ताल्लुक में हैं? आतिफ ने उसकी कही एक एक बात को जहरखन लहजे में दोहराते हुए कहा। ऐना एक पल के लिए हक्का बक्का हुई थी। उसके चेहरे का रंग पल में फक हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीमल उसको उसकी कही एक एक बात बताएगी, जबकि वो बेखबर थी कि आतिफ ने इस मॉल की सीसीटीवी फुटेज देखी थी। उसने मुलाजिम से पूछा था कि जीमल उसे मॉल के किस हिस्से में आखिरी बार मिली थी। उसके बताने पर ही वो इस मॉल के मेल सेक्शन से दाएं तरफ बने कॉरिडोर के हिस्से की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई थी ताकि जान सके कि ऐसा क्या हुआ जिस पर जिमल उसकी बात तक सुनने की रवादार नहीं थी। कितना गहरा ताल्लुक रहा है हमारा, है ना? मुझे तो सुबह लंच, डिनर, शॉपिंग और लॉन्ग ड्राइव के अलावा और कुछ याद नहीं। तुम याद करवाओ कि आखिर तुमने किस बुनियाद पर मेरी
یہ بات میری بیوی سے کہی۔ عاطف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہر بار جتانے والے انداز میں کہی۔ وہ اسے جتنی دفعہ بھی ملا تھا پبلک پلیسز پر ہی ملا تھا، اس نے کبھی اسے تنہائی میں ملنے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ اس کے یوں پوچھنے پر اینا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے، اس لیے اپنی نظریں جھکا گئی۔ کیا میں نے خود سے کبھی تم سے محبت کا اظہار کیا؟ تم کیا تھی؟ ایک عام سی مڈل کلاس فیملی میں رہنے والی لڑکی، اور آج تم جس مقام پر بھی ہو صرف اور صرف میری وجہ سے ہو۔ کتنے فیورز دیے میں نے تمہیں، جس مووی میں تم کام کرنا چاہتی تھی میں نے تمہیں اس مووی میں کام دلوایا، یہ سب بدلہ دیا تم نے میرے احسانات کا۔ میں مانتا ہوں غلطی میری بھی تھی، میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا جب میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر تمہیں دلچسپی لی۔ تمہاری شادی پر فورس کرنے پر میں نے ہی حامی بھری تھی، تمہیں کبھی اس بات کو لے کر جھوٹے خواب نہیں دکھائے تھے۔ اتنے مہینوں سے اگر میں تم سے نہیں مل رہا تھا، تمہیں اپنے آفس میں نہیں گھسنے دے رہا تھا، تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اٹس اوور۔ میں تم سے مزید کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میری عقل پر پردہ ہٹ چکا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس دنیا میں مجھے سیمل سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، مگر تم نے ضبط سے اپنی ایک ایک بات بولتا ہوا ایک پل کو رکا تھا۔ اس کا لہجہ کہیں ہارا ہوا، کہیں ستایا ہوا، کہیں غصے سے بھرا ہوا، تو کہیں ناگوار تھا۔ اینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک کہاں سے اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت جاگی جو یہ سب بول رہا تھا۔ میرے کردار کو تو تم نے بہت اچھے سے مشکوک کیا ہے میری بیوی کی نظروں میں، مگر میری ایک بات یاد رکھنا اینا ملک، تمہیں آسمانوں تک پہنچانے والا میں ہوں تو زمین پر پٹکنے والا بھی میں ہی ہوں گا۔ مجھے احسان فراموش لوگ قطعی پسند نہیں۔ تم نے میری بیوی کو مجھ سے بدگمان کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کا خمیازہ بھگتنے کو تیار رہنا۔ تمہیں واپس 2 کوڑی کا نہ کیا تو میرا نام بھی عاطف شیراز نہیں۔ عاطف نے سرد میری سے اسے دیکھتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں کہا، اس کی آنکھوں میں اپنی طاقت کا زوم واضح تھا۔ وسم کر دینے والے لہجے میں وہ اپنی کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا، باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اینا کو لگا عاطف سمیت سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اینا اس کے باہر کو جانے پر جلدی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ عاطف پلیز میری بات سنو، میں نے جو بھی کیا تمہیں پانے کے لیے کیا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں عاطف، تم پلیز میرے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ اینا نے اس کے بازو تھامتے نکلی آنسو آنکھوں سے بہاتے ہوئے ملچسی سے لہجے میں کہا۔ وہ قطعی اپنے لائف سٹائل کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس عیش و آرام کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑتا وہ کرتی۔ شٹ اپ، خبردار، جو تم نے محبت کا نام بھی لیا۔ جانتے بھی ہو محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت دولت سے نہیں انسانوں سے ہوتی ہے، اور تمہاری محبت کے پیچھے پیسے کی ہوس کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے محبت کو بدنام مت کرو۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، ہم اچھے دوست رہ سکتے تھے، مگر تم نے یہ جو بکواس میری بیوی سے کی ہے، اس کے بعد مجھ سے کسی نرمی کی امید میں رکھنا، تم میرا انتقام دیکھو گی۔ میری بیوی کی نظروں میں میرے کردار کو مشکوک کیا تم نے، اور میں اپنے کردار پر کیچڑ اٹھانے والوں کو کبھی نہیں بخشتا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ جھٹکے سے اپنی بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتا، وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا، وہاں رکا نہیں تھا۔ اپنی سیاہ قیمتی گاڑی میں سوار ہو کر اس کے گھر سے نکل گیا تھا۔ اینا نے غصے سے زمین پر پاؤں پٹکے تھے، اسے تو لگا تھا کہ اس کا پلان کامیاب ہوگا، جبکہ نہ صرف اس کا پلان ناکام ہوا تھا بلکہ وہ تو اسے دھمکی بھی لگا کر گیا تھا، اور عاطف اپنا کہا پورا کرنے والے مردوں میں سے تھا۔ اینا نے غصے سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے، وہ غلط شخص سے دشمنی مول بیٹھی تھی جس کا اندازہ اسے اب ہونے والا تھا۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی، سردی کی شدت بہت زیادہ تھی، ابھی دن کے 2 بجے تھے، مگر دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے شام کا گمان ہوتا۔ آسمان پر ہر طرف بادل چھائے ہوئے تھے، جبکہ دھند ہر سو دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی شاور لے کر واش روم سے نکلی تھی۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرنے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے چیئر پر بیٹھتے ہوئے سلجھانے لگی، جبکہ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کی وجہ سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ وہ ہولے ہولے کپکپاتے ہوئے اپنے لمبے بالوں میں برش کر رہی تھی، اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنے گھنگریالے بالوں میں برش چلاتی انہیں سلجھانے کے بعد الماری سے سیاہ رنگ کی جیکٹ نکال کر پہننے لگی۔ اسے سویٹر اور جرسیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ وہ ہمیشہ سردیوں میں مختلف سٹائل کی لیڈیز جیکٹس پہنا کرتی تھی۔ کنیز بیگم نے اسے اس کی پسند پوچھ کر اسے 2-3 جیکٹس بطور گفٹ دلوائی تھی، جو کہ اب اس کے کام بھی آ رہی تھیں۔ بلیک ٹراؤزر پر وائٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس، جس پر سیاہ جینس کی جیکٹ پہنے، وہ سادگی میں بھی جچتی تھی۔ اس کی ناک سردی سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ وہ ہنوز کپکپا رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ سینس ہمیشہ ہی منفرد رہی تھی، مگر اب آ کر کچھ بھی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ وہ اب دوسروں کی لائی ہوئی چیزوں پر منحصر تھی۔ وہ اپنی جیکٹ پہن کر فارغ ہوئی تھی اور بالوں کو ڈرائر سے ڈرائی کرنے کا سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اسرا نے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے صوفے پر پڑی سیاہ شال اٹھا کر کندھوں پر اوڑھی تھی۔ ملازمہ کی جگہ کسی لڑکی کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ چہرے پر غیر شناسائی کے تاثر لیے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ ملازمہ سے لنچ پر بلانے آئی ہوگی۔ السلام علیکم، کیسی ہو اسرا؟ تم تو کمرے سے باہر نہیں نکلی، تو میں نے سوچا کہ تم سے یہیں آ کر ملاقات کر لی جائے۔ ریمل نے خوش مزاجی سے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جس پر اسرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ریمل کا انداز بہت دوستانہ تھا، جیسے وہ اسے جانتی ہو۔ اسرا اس کے اندر آنے پر ایک پل کو اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ لڑکی بہت سائڈ سے ملتی تھی، اس کی آنکھیں بالکل اس کی طرح سنہری تھی اور بال بھی گہرے سنہرے۔ اتنی مماثلت۔ رمیسہ بیگم نے اسے باتوں ہی باتوں میں بتایا تھا کہ ان کی پہلی 2 اولادیں جڑواں ہیں، جبکہ ان دونوں میں اتنی مماثلت دیکھ وہ ایک پل کو چونکی ضرور تھی۔ اوف، تمہارے ہاتھ تو بہت ٹھنڈے ہیں لڑکی، اسے ہاتھ ملاتے ہی ریمل نے باقاعدہ جھنجھوڑے لیتے ہوئے کہا، جبکہ خود کو دیکھنے پر اس کی بادامی آنکھوں میں واضح نظر آتی حیرت وہ بھام چکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ میں
ابھی شاور لے کر نکلی تھی شاید اسی لیے۔ اسرا نے سنجیدگی سے اپنے ہاتھ اس کے گرم ہاتھوں سے واپس کھینچتے ہوئے کہا، او گڈ، مجھے تو جب سے مما نے بتایا کہ رافی کی کزن یہاں آ رہی ہے مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، بس میری تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ ریمل نے معذرت خوانا انداز میں کہا۔ ان کے گھر میں مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کی جاتی تھی، ان کی بہت رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ ان کے گھر مہمان آئے تھے اور وہ اپنے غم میں اتنی غافل تھی کہ اس سے مل بھی نہ سکے، اس لیے ریمل کو شرمندگی سی ہوئی تھی۔ کل رات ہی ساحر اسے دوبارہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا جس کی میڈیسن سے اسے کافی فرق پڑا تھا۔ وہ صبح سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، اس لیے آج اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ملازمہ اسرا کو لنچ پر بلانے اس طرف آ رہی تھی جب ریمل اسے منع کرتے ہوئے خود یہاں چلی آئی۔ اٹس اوکے، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسرا نے اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر متفکری سے پوچھا۔ اسے لگا وہ زیادہ بیمار تھی۔ ریمل چاکلیٹ کلر کی گرم سوٹ میں ملبوس تھی، سنہری بالوں کو دو چار بال دے کر چٹیا میں مقید کر رکھا جو کہ اس کی پشت پر جھول رہی تھی۔ اس کا سبھی چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا، جبکہ اتنے دنوں کی بیماری کی وجہ سے اس کی صاف رنگت بھی زردی سے گھل گئی تھی، مگر اب بھی دیکھنے والے اس کی جانب متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ یا تمہارا دل لگ گیا؟ رافع نے تو تمہیں کبھی بتایا نہیں کہ اس کی کوئی کزن ہے، بہت ہی میسنا ہے، اپنی اتنی حسین کزن کو آج تک ہم سے چھپا کر رکھا ہے۔ میں تو کان کھینچنے والی ہوں اس بات پہ اس کی ضمن دراصل اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے لگا رمیسا بیگم نے اس کی جتنی تعریفیں کی تھی وہ کم تھی، کیونکہ اسرا سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ اس کی سادگی میں ڈوبے حسن کو دیکھ کر بے ساختہ متاثر ہوئی تھی۔ دوسرا اسرا کا سنجیدہ لب و لہجہ، اس کا گفتگو کا انداز کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لے۔ اس کے اتنے سارے سوالوں پر اسرا اسے دیکھ کر رہ گئی، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ ایک پل کو مسکرا بھی نہ سکی۔ میں کیمسٹری میں BS کر رہی ہوں، اسرا نے بمشکل اپنے تاثرات درست رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ یہ کہتے ہوئے دل کو ایک انجانے سے درد نے جکڑا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں کامیاب کرے، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، اور میں اپنا تعارف کروانا تو بھول ہی گئی، میں گھر کی اکلوتی بیٹی ریمل عاطف شیراز ہوں۔ میں اور سائڈ ٹوئنز ہیں اور عاشر ہم سے ایک سال چھوٹا۔ میرا گھر لاہور DHA میں ہے۔ حنان سے تو تم یقیناً مل ہی چکی ہوگی، میرا بیٹا ہے۔ ریمل نے دوستانہ انداز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا مگر عاطف مخلص سا، ملنسار سا، میٹھا سا لہجہ تھا۔ اپنا پورا نام بتاتے ہوئے اسے ایک پل کو پھر سے عاطف کی یاد آئی، جو کہ شاید اس کے یہاں آنے کے بعد اسے بھول گیا تھا، تبھی تو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کا حال تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ تلخی سے سوچتے ہوئے ریمل نے بمشکل اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اسرا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے مدھر سے لہجے میں کہا، جبکہ یہ لڑکی اسے کہیں سے بھی ایک بچے کی ماں نہیں لگتی تھی۔ ان کے گھر میں سب ہی ایک سے ایک بڑھ کر تھے، اور حنان اسے تو وہ اسی دن مل چکی تھی جس دن وہ یہاں آیا تھا۔ رمیسا بیگم کے ساتھ ہی وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، اور اسے دیکھ کر اسرا کو لگا کہ اس نے آج تک کبھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ کتنا شرارتی بطونی تھا، اس کا اندازہ اسے اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر ہو ہی گیا تھا۔ وہ اسرا سے پہلے دن ہی دوستی کر چکا تھا، بقول اس کے اسے پسند آئی تھی، جبکہ پسند تو وہ اسرا کو بھی بہت آیا تھا، جس کے انداز و اطوار کسی نواب زادے سے تھے۔ مما، نانو آپ کو اور اسرا آپ کو بلا رہی ہیں۔ حنان اپنے ہاتھ میں تھامے موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اندر داخل ہوا اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا تھا، جبکہ اسرا کے کھلے سیاہ کرلی بالوں کو دیکھ ایک پل کو حنان کو اپنی گیم بھول گئی تھی۔ اسے کرلی بال بہت پسند تھے۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، ریمل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ آنکھوں میں چمک لیے اسرا کی پشت پر بکھرے بالوں کو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا۔ آئی لو کرلی ہیئر، حنان نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا۔ اس کا لہجہ پرجوش تھا، متاثر کن تھا۔ اسرا اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ اینڈ آئی لو یو حنان، اسرا نے جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ریڈ ہوڈی میں بہت پیارا لگ رہا تھا اسرا کی، اسے خوب دوستی ہو چکی تھی۔ حنان اسے اپنے پورے خاندان کی تصویریں اپنے ٹیبلٹ پر دکھا چکا تھا، ہر بندے کے متعلق تبصرے بھی کر چکا تھا کہ کون اسے زیادہ پیار کرتا ہے اور کون کم، اسے سب سے زیادہ کون پسند ہے اور کون نہیں۔ آئی لو یو ٹو، حنان نے جلدی سے اس کی بات کا جواب دیا، جس پر ریمل کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اس کا بیٹا بھی ہی جہان کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتا اسے فوراً آئی لو یو کہہ دیتا تھا۔ جانے یہ بڑا ہو کر کیا کرنے والا تھا، وہ یہ سوچ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ حنان کو خوبصورت لوگ بہت پسند تھے، جس سے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتا تھا۔ لیکن تم تو اس دن فلزا کو آئی لو یو کہہ رہے تھے، ریمل نے اس کا گال ہلکے سے کھینچتے ہوئے اسے گھرکا۔ تب میں اسرا آپی سے نہیں ملا تھا نا، شی از لیس پریٹی دین اسرا آپی، حنان نے مسکراتے ہوئے اپنی سنہری آنکھیں ہلکی سی سکیڑ کر کہا۔ اسرا کے لبوں پر ہنوز ایک نرم سے مسکراہٹ نے احاطہ کیا ہوا تھا، اس کے شرارتی لہجے میں کہی بات اسرا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ حنان کا ایک ایک انداز انوکھا تھا۔ اسرا آپی تو پریٹی ہے، بٹ آپ بہت جھوٹ بولنے لگ گئے ہو حنان، میں آپ کے ساحر ماموں سے شکایت کروں گی۔ لاسٹ ٹائم آپ نے ان سے پرومس کیا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولو گے، ریمل نے اسے ڈرانے والے انداز میں کہا، جس پر حنان کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی۔ ساحر سے وہ بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ ریمل اکثر اس کے نہ سننے پر اس کی ساحر سے شکایت لگا دیتی تھی، جس پر وہ اس کی رعب دار شخصیت سے اندر ہی اندر ڈرتا بھی تھا۔ ریمل کے کہنے پر حنان نے مسکین سی شکل بنا کر ماں کو دیکھا تھا۔ ساحر کے ذکر پر اسرا کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ جو انسان خود اتنا جھوٹ بولتا تھا، وہ بھلا اس بچے کو کیا صحیح غلط سکھاتا؟ خوف سے سوچتی اسرا نے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی تھی۔ نو موم پلیز، حنان نے معصوم سی شکل بنا کر اسرا کو اس سے بے اختیار غصہ آیا، جو اس بچے پر بھی اپنا رعب جمانے سے یقیناً باز نہیں آتا ہوگا، تبھی وہ اس سے خوفزدہ تھا۔ اوکے، نہیں بتاتی، آ جاؤں اسرا، لنچ کرتے ہیں، مما ویٹ کر رہی ہوں گی ہمارا، میں تمہیں بلانے ہی آئی تھی۔ ریمل نے حنان سے موبائل لے کر اسے
ऑफ करते हुए कहा तो हन्नान असरा की गोद से उतरता हुआ बाहर पुरमर्स बेगम के पास भागा था। वो मुझे भूख नहीं है, आप लोग लंच करें, असरा ने बहाना बनाते हुए कहा। वो लंच कमरे में ही करती थी, जाने क्यों आज हन्नान बेगम उसे बाहर बुला रही थी। कम ऑन असरा, सुबह से नाश्ता किया हुआ तुमने, भूख क्यों नहीं लगी? और अगर नहीं भी लगी तो मेरे कहने पर हमें ज्वाइन कर लो, जिमल ने इसरार करते हुए कहा, जिस पर असरा मना न कर सकी। उसे 5 मिनट में आने का कहा। जिमल उसे कमरे से चली गई थी, जिसके बाद असरा ड्रायर का स्विच लगाती हुई अपने नम बाल ड्राई करने लगी। बालों को हल्का हल्का ड्राई करने के बाद उसने ढीले से जुड़े में मुकीद किया था। अपने ड्रेस के साथ का दुपट्टा सर पर ओढ़ती कमरे से बाहर निकल गई, जहाँ वो दोनों उसकी मंजिल थी। बहुत ज्यादा नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इस फैमिली के साथ एडजस्ट हो रही थी। असद, ये सब क्या है बताओ मुझे, कैसे समझाऊं मैं मिस्टर मार को, बाकी सब टीम मेंबर्स को? ये सारा नुकसान वो मेरे खाते में डाल रहे हैं, जबकि हराम खोरों का मैंने क्या अचार डालूंगा जब ये मेरे किसी काम के नहीं। मंजूर ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने सामने खड़े एक लाइन में अपने आदमियों को खून शाम निगाहों से देखते हुए कहा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये माल तो बहुत खुफिया तरीके से ट्रांसफर होना था, तो फिर पुलिस को कैसे भी नक पड़ी? आज से ना सिर्फ अरबों का नुकसान हुआ था, बल्कि पार्टी में भी बाकी सब मेंबर्स ने भी खूब उन पर लान तान की थी कि वो पुलिस वालों से बचाकर एक माल भी ना महफूज तरीके से मुतलबा जगह तक ट्रांसफर करवा सकी। ये नाकामी अब तक कहाँ गायब है? जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो फिर अब वो कहाँ है? उसके पास हमारी सारी इस मंथ की डील्स की रिपोर्ट है। ये कहीं पुलिस वालों के हाथों नहीं लग गया? असद, तुम देख रहे हो ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। मंजूर शाह ने गैज़ो गजब से उन सब पर एक नजर डालते हुए अपने सबसे अहम आदमी कामरान की गैर मौजूदगी पर गुस्से से मजीद खोलते हुए कहा। इस बार उन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई थी। असद खुद जली पैर की बिल्ली बना पूरी कमरे में दाएं बाएं चक्कर काटते हुए बार बार आती पार्टी के मेंबर्स की फोन कॉल सुनते हुए जवाब दे रहा था। मंजूर शाह तो अपना मोबाइल ऑफ कर चुके थे, क्योंकि उनके पास इन्हें मुतमईन करने के लिए कोई जवाब नहीं था। कालिया कामरान का पता लगाओ फौरन, वो जहाँ कहीं भी है उसे यहाँ लेकर आओ। आज रात तक वो यहाँ हमारे सामने होना चाहिए। तुम सब अपनी शक्ल गुम करो। सद ने संजीदा से खड़े कालिया की तरफ देख कर कहा। उसकी बात सुनकर वहां से सरस बात में लाता बाहर की तरफ निकल गया। कामरान कालिया था ऊपर की पोस्ट पर फाइज था। कालिया के जाते ही बाकी के आदमी जो बोट से पानी में कूद कर अपनी जान बचाकर भागे थे। सर, हमें वकील से डिस्कस करके इस डील में बराबरी के इदारे के पेपर रेडी करवाने चाहिए। अरबों का नुकसान है, इसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। असद ने परेशानी से सर दोनों हाथों में थाम कर बैठे मंजूर शाह को देखते हुए मुतफिक्री से कहा, फौरन पेपर रेडी करवाओ असद, और इस एसएसपी पर नजर रखो। मुझे इसके एक एक पल की खबर चाहिए। इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी, मुझे वो जाननी है, और इसे इतना जलील करना कि इसके खानदान की आने वाली 7 नस्लों में से भी कोई मंजूर शाह के रास्ते में आने के बारे में ना सोचे। कुत्ते से भी बदतर मौत मारूंगा मैं इस गाली को। अभी इसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। कल का एसएसपी मेरे साथ होशियारी करने का सोच रहा है। मंजूर शाह ने जब्त से अपने हाथों की मुठ्ठियां भींची थी। चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल बोका हुआ था। वो बसम कर देने वाले अंदाज में जब्त से बोला था, आज तक किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई थी इनकी राह में आने की। वो कब से इस एसएसपी को इग्नोर कर रहे थे, मगर अब की दफा जो नुकसान उन्हें हुआ था वो हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकता था। इस बार एसएसपी ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। मंजूर शाह की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। असद ने भी मामले की संगीनी को समझते हुए सरस बात में हिलाया था। इनका सारा माल पुलिस की हिरासत में था, जो कि अरबों की मालियत का था। कोई सिफारिश काम नहीं आ रही थी। वो खुद एक पल को इस इफ्तदाद पर झुंझलाया हुआ था। आज से पहले भी वो कई बार इस रास्ते से माल ट्रांसफर कर चुके थे, और कभी पुलिस वालों को भीनक भी नहीं पड़ने दी थी, जबकि ये पहली बार था कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके सारे इरादों पर नाकाम कर दिया था। ओके सर, मैं भी पेपर रेडी करता हूँ और इस एसएसपी का इंतजाम भी करता हूँ। सद बड़ी गिरफ्तारी से अपनी बात कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे बैठे मजदूर शाह ने गम गुस्से से जलते हुए सिलगाया था। पूरे कमरे में सुर्गार का धुआं फैलना शुरू हो चुका, बल्कि उनकी किस्मत की तरह जैसे वो उनकी आंखों में धूल झोंक कर उन्हें मंजर आम पर लाने वाला था, उसकी भयानक शक्ल दुनिया के सामने लाने वाला था। अभी तो वो पहली मंजिल थी कि मंजूर शाह ने अपना गुस्सा जब्त करना मुश्किल हो रहा था। अगर कोई मंजूर शाह उसके इरादे जान लेता तो अभी से अपनी मौत की राय मांगना शुरू कर देता। मंजूर शाह सोच भी नहीं सकता था कि वो उसकी कितनी भयानक मौत सोच कर बैठा है। वो जो दूसरों को मारने के लिए मजबूत प्लानिंग करता था, आज खुद किसी की प्लानिंग का शिकार हो रहा था। ये नुकसान उसकी बर्बादी की तरफ पहला कदम था। बहुत ही बुज़दिल पुलिस वाले हैं आप, जो 2-3 बंदों से मार खाकर यूं पड़े हैं। असरा ने अफसोस से उसकी जानिब देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बुज़दिल कह रही हो? राफे ने एक झटके से टेक छोड़कर सीधा हुआ था और ठहरे से उसे पूछने लगा। जी, आपको कह रही हूँ, 3 लोगों से पिटकर आ गई हैं। हैरत है, वैसे बड़े एसएसपी बनने फिरते हैं। असरा ने हनूज अफसोस से उसे देखते हुए आखिर पर जिद किया था, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ। 3 क्या 4 लोगों का मुकाबला अकेले कर सकता हूँ। ये तो उसने सबसे पहले मेरे सर पर पीछे से वार किया था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए ब्लैकआउट हो गया था और उन्हें वही मौका मिल गया। तुम्हें पता भी है वो लोग कितने खतरनाक थे जो यूं बैठी ताने मारी हूँ। राफे ने नाराजगी से कहा, अजीब लड़की थी, बजाय हमदर्दी जताने की उसकी खैरियत पूछने के वो उसे कब से जिद कर रही थी। वट एवर, मैं नहीं मानती। उसने ने कभी से कहा। उसे राफे को यूं चोटें लगवा कर बिस्तर पर पड़ा देखकर बहुत बुरा लगा था, जिस पर उसने पहले उसकी खैरियत पूछी थी, मगर जब उसे मामले का पता चला कि एक रेड के दौरान उसे चोटें लगी तो उसरा को गुस्सा आया कि ये कैसे इंसान है जो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सका। वो कोई आम आदमी तो नहीं था जो यूं 3 लोगों के काबू में आ गया, मगर इसरा वहां की खतरनाक सिचुएशन को फरामोश कर गई थी। वो वाकई इस मामले की संगीनी से लाइल्म थी। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किसी से पिटा था। अभी तो इसे ये नहीं पता था कि
اسے اسرار ولا چھوڑنے پر ساحر نے اس کی کیسی درگت بنائی تھی۔ مت منو میری ماں، یہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے تمہارے آگے۔ رافع نے اس کے ہنوز اپنے پوائنٹ پر قائم رہنے پر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے ہار ماننے والے انداز میں کہا تھا۔ اسرا نے 10 منٹ پر سر کھپا کر اس سے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اب میرا یہ مطلب بھی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ یوں جوڑے پر اسرا شرمندہ سی ہوئی تھی۔ رافع نے خفگی سے اسے دیکھا اور دوبارہ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ اس کے بائیں کاندھے پر کافی چوٹ آئی تھی۔ اسے اپنے بازو موو کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ اب آپ اور کتنے دن یوں ہی چھٹیوں پر رہنے والے ہیں اور مزید بستر توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اسرا نے بظاہر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ رافع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں جان بوجھ کر بستر نہیں توڑ رہا، وہ خفا خفا سا بولا تھا، جبکہ دل ہی دل میں اسے ظالم لڑکی کہنا بھول گیا۔ جانتی ہوں میں، ویسے آپ لوگ کوئی کیس وغیرہ بھی سالو کرتے ہیں یا یوں ہی ایک ریڈ میں زخمی ہو کر کوئی گھر چلے گیا تو کبھی کوئی اور آپ کے وہ فارغ سر ہر وقت کسی کی آنکھ کا تارا بنے رہتے ہیں، جبکہ یہ عام سا کیس ان سے سولو ہونے میں نہیں آ رہا۔ اسرا نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، جبکہ وہ اندر سے سخت بنائی ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں رہتے وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ وہاں موجود اس کے فیملی ممبرز نہیں، ملازم بھی اس سے بہت محبت اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی اس نے سب پر کیا جادو کر رکھا ہے جو ہر کوئی اس کے گن گاتا نہیں تھکتا تھا۔ اسرا کو اس کے ذکر پر شدید کوفت ہوئی تھی۔ وہ وہاں پرانے نیوز پیپرز پڑے ہوگے، ذرا وہ اٹھا کر تو دیکھو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ سر نے ماضی میں کتنے کیسز کامیابی سے سالو کیے ہیں۔ کسی کو جانے بغیر اس کے بارے میں برائی نہیں کرتے اسرا۔ رافع نے الماری کے پاس پڑے کتابوں کے ریک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ساحر کے خلاف ایک لفظ بھی وہ کسی سے نہیں سن سکتا تھا۔ 15 دن کافی ہوتے ہیں کسی کو جاننے کے لیے، اور میں آپ سے آج سوال کرتی ہوں، کیوں نہیں پکڑ رہے آپ لوگ مجھے، برباد کرنے والوں کو، جبکہ ساری حقیقت آپ لوگوں کے سامنے ہے؟ دیر کس بات کی ہے؟ کب تک میں یوں اپنا منہ چھپا کر لوگوں سے چھپتی زندگی گزار دوں گی؟ آپ لوگ آخر سیریس کیوں نہیں ہو رہے؟ اسرا نے ضبط سے، ہاں بہت ضبط سے، دبے دبے غصے سے پوچھا۔ رافع نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ آج صبح وہ گھر سے جھوٹ بول کر اپنی ویکینڈ کی کلاسز لینے آئی تھی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کلاس لینے یونیورسٹی گئی ہے، مگر وہ تو یہاں رافع کے فلیٹ پر ٹائم پاس کر رہی تھی۔ رافع نے یہی طے کیا تھا کہ وہ ہر ہفتہ اتوار یہاں اس کے فلیٹ میں گھر سے یونیورسٹی کا کہہ کر وقت گزار لیا کرے تاکہ اس کا بنایا ہوا پلان خراب نہ ہو۔ وہ اسپتال سے سیدھا گھر آ گیا تھا۔ حاشر پورا دن اس کے پاس رکا تھا۔ اسے ساحر کو منع کیا تھا کہ وہ رمیسا بیگم کو بالکل نہ بتائے، وہ انہیں اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسرا کو ویکینڈ پر یونیورسٹی لینے اور واپس چھوڑنے کی ذمہ داری اس نے خود لی تھی تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو، مگر اب چونکہ وہ زخمی تھا تو اس نے ساحر سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اسے یہاں چھوڑ جائے، جس پر ساحر بمشکل ہی صحیح مگر مان گیا تھا۔ اسرا کو رافع پہلے بتا چکا تھا، جس پر وہ صبح بدھار یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ رمیسا بیگم اس وقت بہت حیران ہوئی تھی جب ساحر نے خود سے کہا تھا کہ رافع بزی ہے، وہ نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اسے جاتے ہوئے یونیورسٹی ڈراپ کر دے گا، جس پر رمیسا بیگم کو پہلے حیرت اور پھر خوشی ہوئی تھی کہ وہ گھر آئے مہمان کا خیال کرتے ہوئے اس کی مدد کر رہا ہے۔ اسرا کو سارے راستے اس ڈرامے پر اس قدر شرمندگی اور آہت محسوس ہوئی تھی جیسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ساحر نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار تھا۔ سنجیدگی سے اسے رافع کے فلیٹ کے سامنے چھوڑ کر وہ واپس چلے گیا، جبکہ اسرا کو سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ یہ سب ڈرامہ اور یہ سب جھوٹ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ ایک سچی لڑکی تھی، یہ دھوکہ دھڑی اور فریب اسے اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اسرا تم اس وقت کیا فیل کر رہی ہوگی، مگر پلیز میرا یقین کرو، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ یہ سب ثبوت بہت معمولی ہیں، اسے مستقل طور پر اندر کرنے کے لیے ان ثبوتوں کو بنیاد بنا کر اگر ہم اسے پکڑ بھی لیتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے بعد ہی رہا ہو جائے گا۔ اس کے تعلقات بہت دور تک ہیں۔ تم بس اللہ سے دعا کرو، ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ جیسے فرعون کو ایسے پکڑیں کہ اس کے کنیکشنز بھی کسی کام نہ آئے۔ وہ سیاست میں ایک بہت بڑا اسٹرنگ پوزیشن پر فائز ہے، ہم اسے ایسے ہی اریسٹ نہیں کر سکتے۔ پلیز میری بات کو سمجھو، ہمارے ساتھ کمپرومائز کرو۔ رافع نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے ہی کیسے بتاتا کہ وہ لوگ اس کیس کا ایک سرا ہاتھ میں تھامتے تھے تو دوسرے سرے تک پہنچنے سے پہلے پہلا سرا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا تھا۔ منظور شاہ کا کون سا یہ واحد گناہ تھا جو وہ تو جانے کتنے گناہ کر چکا تھا اور کتنے کر رہا تھا۔ یہ کیس ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا جس پر وہ سب اپنی جان سے محنت کر رہے تھے۔ اس کی بات سے اسرا کچھ نہ بولی تھی، ہنوز چہرے پر خفگی بھرے تاثرات کے لیے اپنا چہرہ جھکائے بیٹھی اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسرا تم سن رہی ہو؟ وہ جب کچھ نہ بولی تو رافع نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، مجھ سے روز روز جھوٹ نہیں بولا جاتا، وہ لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں اور میں اس سے آگے سے بولا ہی نہیں گیا۔ اس کی آواز رنجی کی مشکل اپنی آوازوں میں آنکھوں میں نمی چھپاتی دوسری سمٹ دیکھنے لگی۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے سب سے تکلیف دہ امر تھا، اس کے اندر کی اذیت اس کے لفظوں سے عیاں ہوتی تھی۔ رافع خود بھی کچھ پل بول نہ سکا۔ پہلی بات، تم کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہی، بس یہ سمجھ لو کہ یہ سب حالات سے تقاضا۔ دوسری بات، خواہ گلٹی فیل مت کرو، سب کچھ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرا تم سے پرومس ہے۔ تو کچھ دیر بعد رافع کی سنجیدگی سی آواز لاؤنج میں گونجی تھی، اس کا لہجہ سمجھانے والا تھا۔ اسرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اسرا تم میری بات سن رہی ہو نا؟ اسے خاموشی سے دوسری جانب دیکھتے
देख वो नरमी से खोया हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने को बेताब थे, जिन्हें असरा ने मुश्किल रोक रखा था क्योंकि वो किसी के सामने रोने वालों में से नहीं थी। जी सुन रही हूँ, अपनी हनूज अपनी तरफ देखता पाक कर असरा कुछ तवक्कुफ के बाद ठहरते हुए लहजे में बोली थी। लाउंज में एक तरफ एकदम खामोशी सी छा गई थी। राफे ने एक साथ सांस बजा के सपूत की। वो लाउंज में सोफे पर नींद सा बैठा था। असरा उसके सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठी थी। आज भी बाहर धूप नहीं निकली थी, हर सू धुंध छाई हुई थी। चलो आओ, अच्छे से लंच बनाते हैं। तुम जब से आई हो खाना भी नहीं खाया तुमने, ऐसी बैठी हो। राफे ने सोफे से उठते हुए अपने पैरों में स्लीपर्स पहनते हुए कहा। इसके सर पर उस पट्टी बंधी हुई थी, शर्ट के नीचे बटन, बाएं कांधे पर भी पट्टी बंधी हुई थी जो कि जैकेट पहनने की वजह से बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे कुकिंग नहीं आती, अस्रा ने परेशानी से बताया, क्योंकि खुद तो वो जख्मी था तो फिर उसे ही बनाना पड़ता और वो कुकिंग से वैसे ही भागती थी। राफे ने उसकी बात पर हैरानी से उसे देखा। वैसे बड़ी दादी अम्मा बनी फिरती हो, कुकिंग नहीं आती तुम्हें, फोहड़ लड़की। राफे ने बगैर खफगी से कुछ देर पहले उसकी असरा वाले अंदाज में ताना मारते हुए कहा, जब ये कुकिंग के नाम पर उसकी शक्ल देखकर उसे हंसी आई थी जिससे वो छुपा गया। जो मर्जी कह लें, अब नहीं आती तो नहीं आती। असरा ने रूठेपन से सर झटक कर कहा। वो क्यों खामखा शर्मिंदा होती। ठीक है तुम्हें बनाने को ठीक है, तुम्हें बनाने को कौन कह रहा है, मैं हूं ना मास्टर शेफ, तुम बस मेरी हेल्प करना, बंदा तुम्हारा एहसान लेगा। राफे ने आखिरी वाली बात कुछ इस अंदाज में कही कि ना चाहते हुए बेशर्म मुस्कुरा दी और सोफे से उठ खड़ी हुई। उसे मुस्कुराते देख राफे को दिल से खुशी हुई थी। अशरा उसके पीछे ही किचन में दाखिल हुई थी। राफे का इरादा मैकरोनी बनाने का था। वो गैस ऑन करते हुए असरा को फ्रिज से चिकन और सब्जियां निकालने का कहने लगा, जिस पर असरा सर हिलाते हुए उसकी हिदायत फॉलो करने लगी। इन दोनों के अंदाज में बिल्कुल भी गैर शनासाई नहीं थी। राफे उसे यूं अपने घर में बगैर झिझके और डरे उसकी हेल्प करवाता देख अंदर ही अंदर खुश हुआ था। कुछ पलों के लिए ही सही वो उसका ध्यान बटा चुका था जिस पर वो मुतमईन था। असरा नहीं जानती थी मगर इस शख्स की नजरों में नजर आती अपने लिए इज्जत और फिक्र उसे हमेशा मतवज्जा करती थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो इस पर एतबार करने लगी थी। तभी तो उसके लिए फ्लैट में उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए उसके चेहरे पर कोई डर, कोई खौफ नहीं था, क्योंकि वो जानती थी ये शख्स लड़कियों की इज्जत करना और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना जानता है। वो मुहाफ़िज़ था, बस इसीलिए उसकी मौजूदगी में वो कंफर्टेबल फील करती थी। राफ़ी बहुत होशियारी से उसका ध्यान इन परेशान कुन सोचों से हटा चुका था। वो चाहता तो बाहर से भी खाना ऑर्डर कर सकता था, मगर वो उसे मसरूफ करना चाहता था, इसलिए अपने जख्मों की परवाह किए बगैर किचन में खड़ा था। अब बस मेन मसला मैकरोनी बनाना था। इस पर असरा उसकी मदद कम और उसका काम ज्यादा खराब करी थी। असरा कभी किचन में नहीं घुसी थी तो ये सारे काम उसे कहाँ से आते। राफे ने इसे शिमला मिर्च काटने का कहा तो असरा ने बिल्कुल अनाड़ियों की तरह बेचारी शिमला मिर्च को हलाल किया, जिस पर राफे का दिल मुंह को आया था। वो कुकिंग में परफेक्ट बंदा था, इससे सब्जियों की तोहिन बर्दाश्त न हुई। वो उसे बस एक साइड पर खड़े होने का कहकर खुद ही एक हाथ से सारा काम करने लगा, जबकि असरा उसके यूं एक साइड पर खड़ा करने पर खफा खफासी गुलाबी चरा लिए शेल्फ के पास खड़ी उसे महारत से काम करता देख रही थी। लंबी तारीख राहदारी अबूर करके वो बाहर उजाले की तरफ बढ़ा था, जहां से आती सूरज की रोशनी ने उसके वजीह चेहरे को छू कर अपनी रोशनी से मुनव्वर कर दिया था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, पेशानी की रगें तनी हुई थीं, उसकी सभी पेशानी पर शिकनों का जाल था। वो तने हुए तासरात से इस बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़ता फुर्सत फ्लोर पर आया था और उन्हें बिगड़े तेवरों से बाहर खड़ी अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। सूरज की तेज रोशनी ने उसकी शर्ट की पॉकेट पर लगे सितारों को छू कर मजीद रोशन कर दिया था। उसके बैच पर लगे सितारे तेज रोशनी से जगमगा उठे थे। कांस्टेबल ने उसे बाहर आते देख तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला था, जिसमें उसके बैठते ही वो गाड़ी वापस पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा ले गया। पूरे रास्ते वो फोन पर किसी को उसकी नालायकी पर डांटता रहा था। कांस्टेबल ने सांस रोके एक नजर पीछे बैठे अपने साहब के खराब मूड को देखा था। वो बहुत गुस्से में दिखता था। पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रुकते ही कांस्टेबल ने झट से उसके लिए दरवाजा खोला था, जिसमें वो स्पार्ट और संजीदा चेहरे से बाहर निकला था और उसका रुख सीधा अपने ऑफिस की तरफ था। उसकी शख्सियत में मौजूद रौब सबको सहमा देता था। यहाँ हर शख्स उसकी शख्सियत से मरूब था। अपने ऑफिस का दरवाजा खोलते ही उसके माथे पर मौजूद बलों में इजाफा हुआ था। सबसे मुठ्ठियां बीचता हुआ वो बामुश्किल अपने चेहरे के तासुरात दुरुस्त करता अंदर दाखिल हुआ था, जबकि आज अपने गुस्से पर जब्त करना उसे मुश्किल लगा। उस अंदर दाखिल होता देख अंदर कुर्सी पर बैठी उसकी मुंतजिर हिरा ने खुश आमदीद निगाहों से उसे देखा था और बेइख्तियार अपनी जगह से खड़ी हुई। वो 10 मिनट पहले ही यहाँ आई थी। इंस्पेक्टर से उसे पता चला था कि एसएसपी साहब किसी से मिलने गए हैं, जिस पर हिरा बहुत धड़ल्ले से उसके ऑफिस में बैठकर उसका इंतजार करने लगी थी, जबकि ये देखकर बेचारे फाइक के चेहरे पर 12 बज गए थे, क्योंकि अब उसे खुद को साइड के ताप से बचाना मुश्किल लगा। इंस्पेक्टर फाइक साई ने दरवाजे में खड़े होकर बहुत ही जोर से स्पार्ट आवाज से तीसरे कैबिन में मौजूद इंस्पेक्टर फाइक को आवाज दी। इंस्पेक्टर फाइक जिन की तरह वहां लम्हों में नमूदार हुआ था। हीरा ने हैरानी से उसका ये मुश्तल सा रूप देखा, जबकि ये शख्स गुस्से में मजीद हैंडसम लगता था, जिसका पता उसे अब चला था। यस सर, अलर्ट से अंदाज में उसके सामने हाजिर होते हुए वो उसे सलूट करते हुए मुहद्दब से अंदाज में बोला था, ये मैडम यहाँ क्यों बैठी हैं? इनका जो भी काम था वो अब तक हुआ क्यों नहीं? साहिर का अंदाज इतना संजीदा और लहजा ठहरा हुआ था कि फाइक को अपना सांस खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। हीरा भी उसके लहजे में मौजूद गैर शनासाई को देखकर एक पल को गड़बड़ाई थी। साहिर का अंदाज ऐसा था जैसे उसे जानता ना हो।
सर वो मैम को आपसे मिलना था। इंस्पेक्टर फाइक ने एक नज़र खामोश से खड़ी हीरा को देखते हुए मुश्किल से बताया, जिस पर साई ने सवालिया नजरों से हीरा को देखा। मैं आपसे मिलने ही आई थी। उसे खुद को सवालिया निगाहों से देखता पाकर हीरा मुश्किल ही बोल पाई थी। उसकी सुनहरी आंखों में इस कदर सड़पन था कि हीरा को इससे बात करना मुश्किल लगा। फरमाए खैरियत? आंख के इशारे से फाइक को जाने का इशारा करते हुए स्पार्ट चेहरे से अपने ऑफिस में दाखिल होता पूछ रहा था। वो मैंने सोचा कि लंच का टाइम है, हम कहीं बाहर इकट्ठे लंच करते हैं। कुछ तो था आज उसकी शख्सियत में जो हीरा को उसकी तरफ मजीद अट्रैक्ट कर रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए देखकर बोली थी, जो कि यूनिफॉर्म में बहुत प्यारा लगता था, इतना कि कोई भी आसानी से उसकी शख्सियत का दीवाना हो जाए। ये मेरी वर्क प्लेस है हीरा साहिबा, यहाँ मैं काम करने आता हूँ, और बेहतर यही है कि आप भी इस बात को समझें। यूँ आए दिन यहाँ किसी न किसी बहाने से तशरीफ लाना आपको जेब नहीं देता। मुझे आपकी ये सब हरकतें एक आंख नहीं बाती। इंसान को अपनी इज्जत उसके हाथ में होती है। अब ये उसके हाथ में है कि वो अपनी हदूद को समझते हुए अपने वकार को कायम रखे या फिर खुद को बेमोल कर दे। संजीदगी से अपनी बात कहता वो उसे बहुत कुछ जता गया था। सुनहरी आंखों का तासुर नागवार ही था। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, मगर आपके अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम तो मेरे साथ स्पेंड कर सकते हैं। मैं आपकी मंगेतर हूँ कि गैर तो नहीं। हीरा ने उसके यूं दबे लफ्जों में जलील करने पर खफगी से कहा, जबकि लहजा धीमा ही था। साइन उसकी बात से उसकी जानिब देखा, जो यूं तैयार होकर आई थी जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। यहाँ पर हर तरह के मर्द आते जाते थे, मगर इस लड़की को अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं थी, जो यूं तैयार होकर लोगों की नजरों का मरकज बनी हुई थी। मेरे नजदीक एक मंगेतर की कोई खास हैसियत नहीं, और मंगेतर गैर ही होता है, ना महरम ही होता है। ये कार्ड रखें आपको, अब कोई मसला हो तो यहाँ आने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फोन कॉल पर आपका काम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अपने टेबल के दराज से एक कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए वसपाट और बेलचक से लहजे में बोला था। हीरा उसकी इतने रूखे फीके अंदाज पर उसे देख कर रह गई। साहिर का कार्ड उसकी तरफ बढ़ाने के बाद उससे एक्सक्यूज करता हुआ अपने ऑफिस से बाहर निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि वो खुद से तो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। हीरा उसके जाने के बाद 5 मिनट वहीं खड़ी जब से इस दरवाजे को देखती रही जहां से वो गया था। उसे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था आज साहिर का उसे यूं इग्नोर करना और वाज़ेह अल्फाज में उस मंगनी से यूं नापसंदीगी जाहिर करना। वो मुश्किल उसके रवैये पर जब्त करती उसके ऑफिस से बाहर निकल गई। रोमैसा बेगम ने बहुत ज्यादती की थी उसके साथ, जो उसकी मंगनी इस लड़की से करवा दी जिसे अपनी इज्जत की जरा बराबर परवाह नहीं थी, जो यूं आए दिन इतने मर्दों से भरे थाने में तैयार होकर बहाने बहाने से उसे मिलने चली आती थी। वो बेशक एक मॉडर्न सोसाइटी में रहता था, मगर उसे यहाँ कभी ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थीं जिन्हें अपने लिबास से ज़रूरत को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हुए ज़रा बराबर एहसास नहीं होता, जिन्हें अपनी इज्जत करवानी नहीं आती थी। रोमैसा बेगम के इस फैसले पर पहले दिन से ही खुश नहीं था, जबकि अब दिन ब दिन ये मंगनी उसे किसी बोझ की तरह खुद पर मुसल्लत महसूस हुई थी। वो इस अनचाहे रिश्ते से निजात चाहता था। जब दिल ने असर आलम का इंतखाब कर लिया था जो उसके म्यार पर पूरा उतरती थी, तो फिर वो क्यों किसी को अपने साथ इस कमजोर से रिश्ते में बांधता। उसे अब जल्द अज जल्द इस मंगनी से जान छुड़वानी थी, जो कि आसान तो हरगिज न था। वो ये सब सोचता कॉरिडोर पार करता और पुलिस स्टेशन की दूसरी तरफ जेल का चक्कर लगाने चले गया, ताकि खुद को कुछ देर के लिए रिलैक्स कर सके। मंजूर शाह का आदमी कामरान उनके कब्जे में था, जिसे उन्होंने खुफिया तौर पर अपनी कैद में रखा हुआ था। इस बात को पुलिस स्टेशन में सवाए एक दो ईमानदार इंस्पेक्टर्स के अलावा किसी को खबर नहीं थी। साइर इस बेसमेंट में ही इससे मिलकर आया था, जिसके हक में उसकी ये मुलाकात हरगिज बेहतर साबित नहीं हुई थी। कामी मार खा खा कर आधा अध मर हो चुका था, मगर मुंह खोलने को तैयार नहीं था। साइड ने उसके अपने मुल्क से वफादारी देखते हुए वहां मौजूद कांस्टेबल्स को इस पर सख्ती मजीद बढ़ाने की इजाजत दे दी थी। अब यहाँ तो वो अपना मुंह खोलेगा या फिर यूं ही मरेगा। ये तो तय था कि अब उसका किसी को भी पता नहीं चलने वाला था। वो अब इनकी कैद में था, जिसे आज नहीं तो कल हार माननी ही थी। ओके नायाब, फिर हम कल मिलते हैं, तुम अपनी असाइनमेंट याद से बना लेना। आफिया ने चेयर से उठते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा। सिदरा भी उसके साथ ही उठ खड़ी हुई थी और नैया बस उन्हें देखकर रह गई थी, जो कहने को तो उसकी क्लास फेलोज थी, मगर सिर्फ अपने काम के लिए 20 मिनट उसके साथ बैठी थी और उसके होते ही जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नायाब बेबसी से हल्का सा मुस्कुरा दी। वो दोनों चले गए और नायाब को इस लम्हे असरा की शिद्दत से याद आई थी। उसके सामने का मंजर अचानक धुंधला हुआ था और उसका जहन उसके माजी से में कहीं दूर ले गया था। असरा यार छोड़ दो उसको, पहले लंच कर लेते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। नायाब ने फुर्ती से चलते नोटबुक पर उसके नाजुक हाथों को देखते हुए कहा, क्योंकि इनका ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका था। जस्ट 5 मिनट्स, मैं शाम को इवेंट में बिजी होंगी, इसलिए तुम्हारे मैसेजेस का फौरी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंटेशन के सारे पॉइंट्स अभी बनाकर दे रही हूँ। जितना टाइम शाम को मैं इवेंट में बिजी होंगी, इतने वक्त में तुमने अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल तैयार करनी है। कल सुबह क्लास से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। असरा ने मसरूफियत भरे अंदाज में उसे खुफगी से देखते हुए कहा। टेबल पर पड़े लैपटॉप पर उसकी उंगलियां तेजी से हरकत कर रही थी। वो लैपटॉप से डाटा सर्च करते हुए मुख्तलिफ पॉइंट्स नोटबुक पर नोट कर रही थी। नायाब ने कोनी टेबल पर टकाकर मोहब्बत पाश निगाहों से अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा था, जो हमेशा उसकी मदद करती थी। असरा की प्रेजेंटेशन आज हो गई थी, जबकि नायाब की कल थी। नायाब ने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही थी। असरा को वो पिछले 1 हफ्ते से यही कहती आ रही थी कि उसने डाटा ढूंढ लिया है, बस रेडी करना है। इसलिए असरा को उसकी तरफ से कुछ तसल्ली थी, जबकि आज जब कल उसकी प्रेजेंटेशन थी तो
नायाब ने उसके सर पर बम फोड़ा था कि उसने कुछ भी तैयार नहीं किया। ये सुनते ही असरा ने उसे खूब लताड़ा था, उसे रचकर शर्मिंदा किया था, जिस पर नायाब शर्मिंदा भी हुई थी। क्लास के बाद वो दोनों अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच करने आई थी। इस पर गुस्सा होने के बावजूद वो बैठी उसका काम कर रही थी और नायाब को हमेशा एक धारा सी रही थी कि असरा है। वो उसकी हमेशा यूं ही मदद करती थी, उसे पढ़ाती थी, अपने सारे नोट्स उसके साथ शेयर करती थी। उसे पता था कि ये दुनिया की वाहिद लड़की है जो हर हाल में उसकी मदद करेगी, उसे कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब तो वो तनहा हो गई थी, अब तो वो उसे छोड़ गई थी। असरा उसके लबों से सरगोशी भरे अंदाज में उसका नाम लिया था। नायाब की आंखें आंसू से तरस थीं, उसके सामने पड़ी खाली चेयर खाली थी। असरा वहां मौजूद नहीं थी। वो वापस हाल में लौट आई थी। उसके दिल ने शिद्दत से असरा को पुकारा था, जो कि उसे अपनी आदत डालकर जाने कहाँ गायब हो गई थी, जो कि जाने किस हाल में थी। नायाब ने इस लम्हे शदीद बेबसी महसूस की थी और आंसू वो तो उसकी आंखों से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपना चेहरा टेबल पर झुकाकर हेड डाउन करके ताकि उसके आंसू कोई ना देख सके। 2 दिन बाद उसकी एक ग्रुप के साथ प्रेजेंटेशन थी। ग्रुप में मौजूद स्टूडेंट्स उसके साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रहे थे। एक वक्त था जब पूरी क्लास उनके साथ ग्रुप बनाने के लिए उनके आगे पीछे घूमती थी, और अब जब से अस्ट्रा गई थी नायाब का पढ़ने को दिल ही नहीं करता था। वो बस जबरदस्ती अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ी थी। पूरी क्लास अब भी अस्ट्रा की हिमायत करने पर उसे बात करना पसंद नहीं करती थी। उनके नजदीक ही अस्ट्रा की बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो उसके जुर्म में बराबर की शरीक थी। नायाब थक चुकी थी उन लोगों से को जवाब देते हुए कि अस्ट्रा बेकसूर है, मगर कोई समझने और सुनने को तैयार ही नहीं था। पूरी क्लास एक तरफ और वो अकेली एक तरफ। वो अब सच में तनहा हो गई थी। अब भी उसकी क्लास फेलोज उसके साथ वापसी पर करीबी रेस्टोरेंट आई थी, मगर सिर्फ अपने अपने टास्क फाइनल करके उसके सपुर्द उसके हिस्से का काम लगाकर वो दोनों जा चुकी थी। और नायाब बस खामोशी से सबका हाथ अपने साथ ये सर्द रवैया देख रही थी। किसी ने उस टेबल हल्का सा नॉक किया था और साथ ही अपना गलत इनकार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा। नायाब ने जल्दी से हाथ में पकड़े टिश्यू से अपनी भीगी आंखें साफ की थी, जबकि चेहरा अभी भी नहीं उठाया था। वेटर जाओ भी यहाँ से, मुझे कोई ऑर्डर नहीं करना। किसी के मुसलसल अपने सर पर खड़े होने को महसूस करती हुए चेहरा हन्नूज मोड़े दूसरी जानिब देखते गुजारी से बोली थी। इस वक्त उसका दिल बहुत भरा हुआ था। उसका बस नहीं चाह रहा था कि इस पूरी दुनिया में मौजूद खुदगर्ज लोगों को आग लगा देना। या आप किसी को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए अपना चेहरा उठाते ही अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया। इट्स नॉट फेयर, दूसरी दफा अपनी इंसल्ट करने पर मैं आपको माफ नहीं करूंगा। संजीदगी से अपनी बात कहता हुआ उसके सामने वाली चेयर घसीट कर बैठ गया था। उसका लहजा नागवार सा था। दूसरी दफा इस लड़की के मुंह से अपने लिए लफ्ज वेटर सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा था। वो जब्त करके रह गया। उसकी संजीदगी भरी आवाज और चेयर घसीट कर अपने सामने बैठने पर नायाब ने सरस से गर्दन मोड़कर अपने सामने बैठे शख्स को देखा था, और एक पल के लिए वो जुबान दांतों तले दबा गई। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर उसे हैरत हुई थी। उसकी संजीदगी से खुद को देखने पर नायाब शर्मिंदा हुई थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, नायाब ने संजीदगी से माजरत खाना अंदाज में कहा। साथ ही साथ वो अपनी नजरें झुका गई। हाशिर ने आज उसका एक अलग ही रूप देखा था। उसके चेहरे पर ये उदासी आंसू उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। वो अपने पीए के साथ किसी मीटिंग से वापसी पर यहाँ लंच करने आया था, जब उसकी नजर एक कोने वाले टेबल पर बैठे नायाब पर पड़ी, जो कि यानी कौन सी यादों में वो डूबी अकेली बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। जाने क्यों उसे रोते देख हाशिर को बड़ी हंसी आई थी। मतलब कोई अकेले बैठकर यूं पब्लिक प्लेस पर भी रोता है। उसे हैरानी के साथ साथ हंसी भी आई थी। खैर ये लड़की तो थी ही अजीब, इसलिए इससे ऐसी तवक्को की जा सकती थी। वो लंच के बाद अपने पीए को गाड़ी पे वेट करने का कहकर यहाँ उसके पास आया था, जबकि उसे यूं गमगीन सा देखकर उसे मामला सीरियस लगा था। चले शुक्र है आपने मान तो लिया, वरना मुझे तो लगा था कि फिर से याद करवाना पड़ेगा। हाशिर ने दोस्ताना लहजे में कहा। इतना कमजोर हाफजा नहीं है मेरा, नायाब ने नाराजगी से कहा। पता नहीं सब लोग उसे क्या समझते थे, जो जिसका जैसे दिल करता उसके साथ अपनी मर्जी का सलूक करता। नायाब इस वक्त पूरी दुनिया से शदीद खफा थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप क्या हर वक्त अकेली इस रेस्टोरेंट में पाई जाती हैं? कोई दोस्त वगैरह नहीं है आपकी? हाशिर ने यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि सामने वाला फरीक तो बिल्कुल भी मजीद बात करने को तैयार नहीं लगता था, तो इसलिए उसने खुद ही बात बढ़ाई। जाने की उसकी उदासी अच्छी नहीं लग रही थी, मगर वो नहीं जानता था कि वो उसकी दुखती रग पर हाथ रख चुका है। आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे अकेले यहाँ बैठने पर? आपके अब्बा का रेस्टोरेंट है ये? नहीं है मेरी कोई दोस्त, और ना ही मुझे किसी से दोस्ती करनी है। आखिर मसला क्या है आप लोगों के साथ? क्यों किसी को सुकून से नहीं जीने देते? क्यों किसी को उसके हाल पर नहीं छोड़ देते? अगर मेरा बस चले तो आप जैसे लोगों को आग लगा दूं, एक एक को फांसी पर चढ़ा दूं। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, जो आंखें होते हुए भी आंखों से अंधे और कान से सुनाई देने के बावजूद भी बहरे हों। नायाब ने खा जाने वाली नजर से देखते हुए एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। उसका अंदाज सता हुआ था। वो इस वक्त पूरी दुनिया से बदगुमान लगती थी। उसकी हैदल आंखों से बेबसी झलकती थी। आशिर हैरानी से उसे देख रहा था। आशिर एक पल को हक्का बक्का हुआ था, और उसकी ये जलाली रूप आंखें पूरी देखने लगा। इसने क्या किया था जो वो इतना सब कुछ सुना गई थी? यकीनन ये किसी का गुस्सा किसी और पर उतारने वाला केस था। आशिर ने बमुश्किल की जलालत हजम की थी। काम डाउन मिस यार, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को, कमीने घटिया बदतमीज बेईमान लोग। आशिर ने अपनी बेइज्जती वाला हिस्सा इग्नोर करते हुए सारे लोगों का इज्तिमाई जिक्र करते हुए उसके हाँ में हाँ मिलाई, और टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नायाब ने सट निगाहों से उसे देखा था। वो उसका मजाक उड़ा रहा था, मगर नहीं, वो संजीदा था। नायाब ने उसे यूं ही उलझी हुई नजरों से घूरते हुए पानी का गिलास उठाकर एक खाली सांस में खाली किया। उसे अपनी बेबसी की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था। पानी का गिलास खाली करके उसे टेबल पर रखते हुए उसने हाशिर को देखा, जो कि चेहरे पर हमदर्दी भरे तासुरात लिए उसे देख रहा था। उसके खुद को देखने पर हाशिर ने उसके आगे पड़ी नोटबुक पर अपनी पॉकेट से पेन निकालकर उस पर कुछ लिखा था। नायाब ने संजीदगी से उसकी कार्रवाई देखी। एक फोन नंबर उसकी नोटबुक पर लिख कर उसने वो नोटबुक उसकी जानिब बढ़ाई।
नायाब ने हैरानी से एक नज़र इस नंबर पर और दूसरी नज़र इस पर डाली। उसकी आंखों में सवाल वाज़ेह था। आप जब भी बेराम महसूस करें, अपना गुस्सा किसी पर निकालने का दिल करे तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ये इंसान आपको हर टाइम अवेलेबल मिलेगा और आप इससे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकती हैं। उसके पास सबके मसाइल का सॉल्यूशन होता है। ओके, हाशिम ने उसकी सवालिया निगाहें खुद पर महसूस करते हुए संजीदगी से कहा। मगर ये नंबर किसका है? इसका नाम क्या है? नायाब ने इसकी बात से उलझते हुए पूछा। ऐसा भी कौन फरिश्ता था जो आजकल के दौर में ये खिदमत खल्क का काम सर अंजाम दे रहा था? उसके नाम पूछने पर हाशिम ने अपने दिमाग पर जोर दिया था। ये तो उसका नंबर था। सीधी तरह तो या नायाब कभी ना लेती, तो बस उसने दूसरा तरीका सोचा था और ऐसे तरीकों से इसका दिमाग भरा पड़ा था। ये आपके वेल विशर का नंबर है। हाशिम ने नरमी से उसके उलझे चेहरे को देखते हुए कहा। पहली नजर में ही इसे ये लड़की अच्छी लगी थी, बस थोड़ी टेढ़ी और पागल थी, मगर उससे अच्छी लगती थी। वो खुद कौन सा कम था। इस मुलाकात में कुछ तो ऐसा था कि हाशिम ने उसे अपना सिलसिला आगे बढ़ाने का सोचा था। मेरे वेल विशर का? नायाब ने उसकी बात से चौंक कर पूछा। हाशिम ने अफसोस से सर को नफे में हिलाया था। नहीं, ये सबका वेल विशर है, हाशिम ने समझते हुए कहा। और उससे पहले कि नायाब इससे मजीद इन्वेस्टिगेशन करती, वो उसे बाय बोलता हुआ वहां से निकल गया था, जबकि नायाब इस नंबर को गौर से देखने लगी। थोड़ी देर यूं ही वहां बैठे रहने के बाद वो अपना बैग समेटते हुए वहां से निकल गई और उसे अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी थी और बहुत अच्छी करनी थी। जबकि एक बात वो फरामोश कर गई थी, इसका सारा स्ट्रेस अब कहीं गायब हो चुका था। वो बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो अपनी बेबसी वाली कैफियत से निकल आई थी और ये सब हाशिर असरार की वजह से था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा था। हाथ में गाड़ी की चाबी था। में व्हाइट जीन्स पर चॉकलेट ब्राउन शर्ट पर डार्क ब्राउन जैकेट में मलबूस वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। सुनहरी सिल्की बाल नफासत से एक तरफ सेट किए मोबाइल जैकेट की पॉकेट में डालता, वो कहीं बाहर जाने को मुकम्मल तैयार था। उसके कपड़ों से उठती परफ्यूम की खुशबू बहुत दिलकश थी। लाउंज अबूर करके वो भी दरवाजे की जानिब भी बढ़ा था, जब परेशान सा हन्नान भागता हुआ अंदर को आया। साहिर उसका उड़ा हुआ रंग देखकर फौरन उसकी तरफ बढ़ा था। हन्नान भी उसके सामने आते वही देख वहीं रुक गया, जबकि शक्ल से यूं लग रहा था कि अभी रो देगा। व्हाट हैपेंड हनी, आर यू ओके? साहिर ने उसके मासूम से चेहरे को परेशान देखा तो उसके करीब घुटनों के बल बैठते हुए प्यार से पूछने लगा। आई एम फाइन, वो असरा भी? हन्नान ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए आंखों में ढेर सारे आंसू भर लिए थे। उसकी आधी अधूरी बात पर असरा का नाम लेने पर साहिर की सारी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हुई थी। क्या हुआ असरा को? साहिर ने बेचैनी से उसे देखते हुए पूछा। वो गिर गई हैं, उन्हें चोट लगी है। हानी बैड बॉय, हानी ने धक्का दिया था। हन्नान उसे बताते हुए बकायदा रो दिया था। वो बहुत घबराया हुआ था। साहिर को मुश्किल ही उसकी बात समझ लगी थी। वो उसके चोट लगने का सुनते ही अजलत में उसका हाथ थामता बाहर लॉन की जानिब बढ़ा था। हन्नान की आंखों में आंसू थे। वो असरा को जिद करके उसके कमरे से निकाल के लाया था कि वो उसके साथ बाहर लॉन में आए। असरा उसके जिद करने पर ना चाहते हुए उसके साथ बाहर लॉन में आ गई थी। बाहर आते ही हन्नान उससे ब्लाइंड फोल्ड खेलने की फरमाइश करने लगा। असरा ने उससे बहुत बातों में लगाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माना, तो बिलाखिर हार मानते हुए वो उसके साथ ब्लाइंड फोल्ड खेलने लगा। पहले हन्नान ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी और असरा को पकड़ने लगा। अपने छोटे छोटे हाथों से वो कभी अपने सामने, कभी दाएं, कभी बाएं और कभी पीछे हवा में टटोलते हुए असरा को तलाश करने लगा। असरा को वो खुद को ढूंढता हुआ बहुत क्यूट लगा था, इसलिए उसने जल्द खुद ही उसके रास्ते में आकर उसकी मुश्किल आसान कर दी। हन्नान से मिलकर उसके वक्त गुजार कर असरा को बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ लम्हों के लिए अपनी तकलीफों को भूल जाती थी। हन्नान आतिफ शराज था ही ऐसा, सामने वाला उसी तरह मतवजा हुए बगैर रह ही नहीं सकता था। अब असरा की बारी थी। लॉन में कोई भी नहीं था। लॉन के इस हिस्से में मुलाजमों की भी नजर नहीं पड़ती थी, इसलिए असरा पुरसकून हो गई थी। अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद वो हन्नान को पकड़ने लगी थी, जिसके मुसलसल छोटे छोटे कहकों की दबी दबी आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी, जबकि वो जानबूझकर उसे मुखालिफ सिमत में ढूंढ रही थी। असरा यूं ही से ढूंढती हुई लॉन के पीछे हिस्से की तरफ बढ़ गई। खुद हन्नान भी उसके आगे आगे भाग रहा था। हन्नान एक पल के लिए छुप गया था ताकि असरा को मजीद तंग कर सके। उसकी आवाज अपने इर्द गिर्द ना महसूस करते हुए असरा कुछ कदम चलती उसके की तरफ आगे बढ़ी है, जबकि इस दौरान वो मुसलसल उसे आवाज दे रही थी। कुछ देर बाद वो पलटने लगे जब हन्नान ने अचानक से उसे पीछे से नमूदार होते हुए हल्का सा धक्का दिया और असरा, जो कि मुड़ने ही वाली थी, इस अचानक धक्के पर अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाई। उसका पांव किसी चीज में उलझा था और वो मुंह के बल जमीन बोस हुई थी। गिरते ही एक दिल खराश चीख असरा के लबों से निकली थी, क्योंकि उसकी थोड़ी पर कोई तेज धार चीज बहुत बुरी तरह लगी थी। वो लम्हों में बुरी तरह जमीन बोस हुई थी। उसके गिरने पर हन्नान ने मुंह पर हाथ रखते हैरानी से उसे देखा, जिसे बहुत चोट लगी थी। उसे लगा कि असरा उसके धक्के देने से गिरी है, जबकि वो तो पाँव में किसी चीज के अटकने की वजह से अपना तवाजन बरकरार नहीं रख पाई थी, इसलिए मुंह के बल आगे की तरफ गिरी थी। असरा ने वो मुश्किल संभलते हुए अपनी आंखों से पट्टी उतारी थी और देखा तो वो टूटे हुए झूले पर गिरी थी। कुछ दिनों पहले लॉन में लगा ये झूला टूट गया था, जिसे रुमैसा बेगम ने लॉन से उठवाकर यहाँ लॉन की पिछली तरफ रखवा दिया था। ये लोहे का भारी सफेद रंग का झूला था, जिसके किनारे की नोक असरा की थोड़ी पर लग गई थी। असरा ने अपनी थोड़ी पर हाथ लगाया था, जहाँ से खून निकल रहा था। उसकी दाएं कलाई पर भी काफी चोट लगी थी। उसका पाँव झूले में ही फंसा था, जिसकी वजह से वो गिरी थी। हनान इसकी थोड़ी से निकलता खून देख परेशानी से घबराते हुए अंदर की जानिब किसी को बुलाने के लिए भागा था, जब उसे वहां साहिर मिल गया और उसे बताते हुए यहाँ लाया था। हनान के साथ वो जिलत में यहाँ पहुंचा था, जबकि उसके करीब पहुंचकर बेसाख्ते उसके कदम रुक गए थे। गहरे मूंगी रंग के ड्रेस में मलबूस स्याह लंबे घुंघराले बाल ढीले से जुड़े में मुकीद किए, जिसमें से कुछ आवारा घुंघराली लट्टों ने उसके रोशन चेहरे का अता कर रखा था। बड़ी बड़ी बदामी आंखों से टप टप आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे और उसके गाल भिगो रहे थे। लंबी भीगी पलकों की बाट
उसके आरिस पर साया फगन थी, सुर्ख याकूती लबों को आपस में पेवस्त किए वो शायद अपने दर्द को बर्दाश्त करने में हलकान हो रही थी। उसकी रंगत में सुर्खी घुली हुई थी। क्या कोई इतनी सादगी में इतना भी खूबसूरत लग सकता था? इतना मुकम्मल हुस्न, इतना इस हुस्न और सादगी के पैकर पर उसकी निगाहें जमती गई थीं। इसका दिल उसे देखते हुए आम रफ्तार से कुछ ज़्यादा ही धड़क रहा था और ये धड़कनें पहली बार के लिए यूं धड़की थीं। वो हन्नान के अपना हाथ दबाने पर वापस आवाज़ों में लौटा था और लम्हों में अपनी कैफियत से निकलता असरा की जानिब बढ़ा था, जिसे उसकी मदद की ज़रूरत थी। "आर यू ओके असरा?" मुतफ़िक्री से उसके करीब आते हुए उसकी कलाई से निकलता खून देखकर परेशानी से बोला था, जबकि बोलने के साथ ही वो उसके गले में झूलती ढीली सी पट्टी की गिरा खोलता हुआ उसकी कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में नरमी से जकड़ता इस पर वो पट्टी बांध चुका था ताकि मजीद खून ना बहे, और असरा वो तो इसके हाथ पकड़ने पर एक पल को पत्थर की हो गई थी। उसने उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं दिया था। असरा ने हैरत से अपनी आंसू से तर आंखें उठाकर उसकी जुरत देखी थी, जो कि उसके बहुत करीब बैठा था। यह पहला शख्स था जो यूं बेखौफी से उसे छूने की जसारत कर जाता था। उसकी यहाँ मौजूदगी से माहौल में एक दिल फरेब सी खुशबू बिखर गई थी, जिसे असरा अपने बहुत करीब महसूस कर सकती थी। वो हन्नान को मुलाजमा से फर्स्ट एड बॉक्स लाने का कह रहा था, जिस पर हन्नान हस्बात में सर हिलाता हुआ अंदर की जानिब भागा था। "उठो यहाँ से!" साहिर ने उसके हाथ पर पट्टी बांधने के बाद उसके करीब से उठते हुए उसे वहां से उठने का कहा, जो जाने क्यों एक पल को फ्रीज ही हो गई थी। असरा की आंखों में हैरत देख उसने कुछ खास नोटिस नहीं लिया था, बल्कि उसे उठने में मदद देने के लिए अपना मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिस पर असरा चौंकी थी। उसकी थोड़ी सी निकलता खून अब रुक चुका था, क्योंकि उसने अपने दुपट्टे के सिरे को थोड़ी पर दोबारा रखा, जिससे खून बहना बंद हो गया था, जबकि वो अपना दायां पाँव बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी, जिसमें एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। असरा ने उसकी कुछ देर पहले वाली हरकत पर एक खुफकी भरी निगाह उस पर डाली थी और दोबारा से उठने की कोशिश करने लगी, जो कि नामुमकिन सी बात लगती थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिस पर उसके आंसू ज़ब्त किए ज़ब्त नहीं हो रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका पाँव टूट गया है, जिसमें कोई हरकत ही बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। उसने उसका बढ़ाया हुआ हाथ थाम लिया और इस बार हैरत का शदीद झटका साहिर को लगा था। उसे लगा था कि वो हमेशा की तरह उसे इग्नोर करेगी, बहस करेगी, मगर वो तो उसका बढ़ाया हुआ हाथ थाम गई थी। उसके हाथ थामते ही साहिर के दिल ने एक बीट मिस की थी। सर सा नाजुक हाथ उसके मजबूत हाथ में कैद था। उसने असरा की जानिब देखा, जो कि अपने पाँव पर वजन डालते उठने की कोशिश कर रही थी, जबकि आंसू उसकी आंखों से मुसलसल रवां थे। उसे पाँव की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तभी गैर इरादी तौर पर वो उठने के लिए उसका हाथ थाम गई थी। उसे अपनी तकलीफ में घुलता देख वो सर झटक कर अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर करता हुआ उसे सहारा देकर नीचे से उठाते हुए वहाँ नज़दीक पड़ी एक चेयर पर बैठा गया था। "डोंट टच मी अगेन!" उसे अपने पाँव की जानिब मतवज्जा देख असरा ने पहले ही वार्न करते हुए कहा, जो कि उसे बैठाने के बाद अब बहुत संजीदगी से उसके पाँव का मुआयना कर रहा था, और इससे पहले कि वो अपना हाथ उसके पाँव की तरफ बढ़ाता, असरा की आंसुओं से भीगी मगर सपाट आवाज़ उसके समातों से टकराई थी। साहिर ने उसके सपाट लहजे पर एक संजीदगी भरी नजर डाली थी। एक पल को दोनों की निगाहें मिली थी और फिर अगले ही लम्हे वो उसका पाँव थामता हुआ उसे एक महसूस अंदाज में मोड़ चुका था। असरा के लबों से बेख्तियार चीख निकली थी। वो सख्ती से आंखें मीच गई। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। असरा इस कतई इस जुर्रत की उम्मीद नहीं रखती थी, जबकि इसके सामने घुटनों के बल बैठा शख्स किस कदर ढीठ और सफाक था, इस बात का अंदाजा आज उसे हो गया था। बेबसी के मारे असरा के आंसू में मजीद रवानी आई। मैंने आज तक आपसे ज्यादा बदतमीज और ढीठ इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। असरा उसे खूना शाम निगाहों से देखती तकलीफ से घर आई थी। उसे रह रहकर उसकी जुर्रत पर गुस्सा आ रहा था। इसका बस चलता तो इस शख्स का भी पाँव तोड़ देती, ताकि उसे अंदाजा होता कि वो कितनी तकलीफ में थी। आई नो तुम आज के बाद मेरे अलावा कहीं और देखोगी भी नहीं, क्योंकि मैं देखने भी नहीं दूंगा। मुस्कान ने बेनियाजी से उसके करीब से उठता हुआ हाथ झाड़ता हुआ लापरवाह से अंदाज में बोला था। उसके अंदाज में हाकमियत सी थी। अचानक ही एक पुरस्कार से मुस्कुराहट ने उसके लबों का हत्या किया था। असरा को उसकी ये मुस्कुराहट समेत ये शख्स इंतहाई ज़ाहिर लगा था। वो इंतहाई ज़ब्त से घूर कर रह गई। वैसे बड़ी झांसी की रानी बनी फिरती हो और अब इतनी सी चोट लगवा कर बच्चों की तरह रो रही हो। वेरी डिसअपॉइंटिंग टू यू। साहिर का अंदाज सुलगाने वाला था, यू कुछ मायूस कुन था। आपकी तरह पत्थर की नहीं बनी मैं, एक नॉर्मल इंसान हूँ। चोट लगेगी तो दर्द होता है, असरा ने लट मार अंदाज में कहा, जबकि कफगी से उसने अपने चेहरे पर मौजूद आंसू की नमी को साफ किया था। दिल ही दिल में वो खुद को कोस कर रह गई कि ये इंसान उसके आंसू देख चुका था, और वो कमजोर हरगिज नहीं थी, मगर हसास थी। उसे अब नॉर्मल कह रही थी। साई ने सुनहरी आंखों में खफगी भरे उसे देखा। उसे अपने सामने से जीमल को हनान के साथ अपनी तरफ आते देख मजीद बहस का इरादा तर्क कर चुका था। क्या हुआ असरा, तुम ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आर यू ओके? जीमल उसके करीब आती उसके कंधे पर हाथ रखते हुए परेशानी से पूछ रही थी। उसे हनान ने बताया था कि असरा उसे धक्का देने की वजह से गिरी है, जिससे जीमल फौरन लाउंज में इस तरफ से आती जन्नत बीबी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खुद असरा के पास आई थी। उसके चेहरे पर मुतफिक्री वाज़ेह थी। हनान की बात सुनते ही वो उसे भी झड़क चुकी थी, जो कि रोने वाली सूरत बनाए असरा से फासले पर खड़ा था। जीमिल की आवाज़ पर उसने अपना चेहरा उठाकर देखा था। उसकी थोड़ी से फिर से खून बहना शुरू हो गया था। असरा को इन समय पहली बार अपने दुपट्टे का ख्याल आया, जो कि लापरवाही से उसके गले में झूल रहा था। वो शदीद शर्मिंदगी महसूस करती ना महसूस अंदाज में अपने दुपट्टे का पल्लू अपने सर पर लेने लगी। मैं ठीक हूँ, असरा उसे नजरें चुराते हुए बोली थी। जाने वो ऐसे उसे कैसी लड़की समझ रही होगी जो यूं बेतकल्लुफ़ी से गले में दुपट्टे डाले किसी नामहरम के सामने बैठी थी, मगर वो कुछ देर पहले चोट लगने और अपने पाँव की तकलीफ की वजह से इतनी बेहाल थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर शदीद शर्मिंदगी के एहसास तले दब कर रह गई। कहाँ ठीक हो? उफ, कितना बड़ा कट लगा तुम्हारी चिन पर। साहिर, उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, मुझे लग रहा है सीढ़ी से लगेंगे। विमल ने उसकी थोड़ी पर लगी चोट देखते हुए परेशानी से पीछे पलट कर साहिर को देखते हुए कहा, जो कि असरा से कुछ फासले पर चेयर पर बैठा फर्स्ट एड बॉक्स खोलने का
कॉटन पर कोई दवाई डाल रहा था। हनान उसके पास खड़ा उसे बहुत गौर से देख रहा था। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है जीमल, ज्यादा गहरा कट नहीं लगा, तुम पहले इस कॉटन से इसका जख्म साफ करके ये कॉटन उसके जख्म पर रखकर इसकी बैंडेज कर दो। साहिर ने उसकी तरफ पहले साफ कॉटन बढ़ाते हुए उसे दूसरा का जख्म साफ करने को कहा। वसरा की खुद से चुचक समझ सकता था, इसलिए जिमिल को उसका जख्म साफ करने को कहा। जबकि किस्मत अगर उसे ये मौका देती तो वो खुद अपनी किस्मत का इस एहसान पर तहे दिल से शुक्रगुजार होता। मगर दूसरा डर तो असरानम का भी था, जो पहले उसके हाथ पर पट्टी बांधने और पाँव में आई मोच को निकालने पर उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। मालूम नहीं उसकी इस मजीद मदद पर वो उसे नजरों से ही खा जाती, इसलिए उसने जिमल से कहा। जिमल ने साहिर की हिदायत पर अमल करते हुए पहले उसकी चिन की बैंडेज की थी और फिर उसके हाथ की जिस पर आम से पट्टी बंधी हुई थी। बैंडेज के दौरान असरा ने बमुश्किल अपने आंसू जब्त किए थे, क्योंकि उसे अपने जख्मों से दर्द की ठीसें उठती महसूस हो रही थी। और कहाँ लगी असरा? उसके हाथ से बैंडेज करने के बाद जिमल ने नरमी से पूछा। जिमल का अंदाज बहुत शफीक सा था, वो किसी बड़ी बहन की तरह उसकी केयर कर रही थी और असरा खामोशी से अपनी जात पर एक और शख्स की मेहरबानियां देख रही थी। जिमल ने इसे मजीद कहीं और चोटें लगने का पूछा था, जिस पर असरा ने अपने पाँव की जानिब देखा था और वो एक पल को शौक हुई थी। उसे बिल्कुल भी पाँव में दर्द नहीं हो रहा था और यह अब से नहीं, काफी देर से उसके पाँव का दर्द गायब था। उसने हैरत भरी दामी आंखें उठाकर साहिर को देखा, जो कि फर्स्ट एड बॉक्स बंद करने के बाद अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगा रहा था। डूबते सूरज का सुनहरी अक्स उसकी वजीह चेहरे को अपनी रोशनी से छू कर मजीद वजीह बना रहा था। असरा के अपनी जानिब देखने पर वो उसकी नजरों का मफहूम समझ चुका था। बेनियाजी से हल्के से शाने उचकाते हुए अपनी निगाहें फेर गया था। असरा के पाँव पर कोई चोट नहीं आई थी, उसका पाँव मुड़ चुका था, जिसकी वजह से उसके पाँव पर वजन नहीं डल रहा था, वो मूव नहीं हो रहा था। साहिर उसका पाँव देखती पहली नजर में समझ गया था कि उसके साथ क्या मसला क्या है। उसे मजीद तकलीफ बर्दाश्त करने से बचाने के लिए उसने एक ही भी सुने बगैर उसकी मोच निकाल दी थी। असरा की तकलीफ इसी पल खत्म हो गई थी, मगर वो इससे बहस करने के चक्रों में इस बात को फरामोश कर गई थी जिसका एहसास उसे अब हुआ था। उसने होले से नफी में सर हिलाते हुए जिमल की बात का जवाब दिया था। जिमल को उसे पेन किलर टैबलेट देने का कहकर वो हन्नान के गाल पर प्यार करके वहां से चले गया और असरा ने पहली बार गैर इरादी तौर पर अपनी बदामी आंखें उठाकर उसकी चोरी पुष्प को देखा था। उसे जबरदस्ती ही सही उसकी मदद की थी और वो जाने उससे क्या क्या सुना गई। असरा खुद पर अफसोस करके रहेगी, मगर उसने उसकी इजाजत के बगैर उसे टच किया था और यही उसका सबसे बड़ा कसूर था। असरा को अपना गुस्सा जायज लगा। आई एम सॉरी असरापी, हन्नान ने उसे दूसरी जानिब देखा पाकर करीब आते हुए मासूमियत से कहा। जिमल ने हन्नान को उसकी हरकत पर खूब लताड़ा था, बेचारा बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। आपकी कोई गलती नहीं है हन्नान, मेरा पाँव मुड़ा था, सो डोंट से सॉरी, ओके। असर ने परेशान से हन्नान का हाथ पकड़ते हुए नरमी से कहा, जिस पर हन्नान की जान में जान आई थी। वो मुस्कुरा दिया। चलो उठो असर, अंदर चलते हैं, बाहर ठंड काफी हो रही है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवाती हूँ, उसके साथ मेडिसिन ले लेना, इंशाल्लाह फिर पेन नहीं होगी। जिमल ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। हवा में ठंडक भरी थी। असर ने मुश्किल से लहजे में उसको शुक्रिया अदा किया, जिस पर जिमल ने उसे खुफकी से देखा था। शुक्रिया किस बात का असरा, तुम्हारी गेस्ट हो, हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना, इसलिए यारों वाली बातें मत करो। जिमल ने नैयत से कहा। असरा इस रहमदिल लड़की से मिलकर वाकई खुश थी, सिवाय एक शख्स को छोड़कर इस घर के सभी लोग का अखलाक बहुत आला था। मैसे बेगम अपनी एक दोस्त की आदत करने उसके घर गई हुई थी, इसलिए वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। वो तीनों अंदर जा चुके थे, लॉन में सर्दी बढ़ने लगी थी, सूरज डूब चुका था, पूरे आलम में शाम हो चुकी थी। मुझसे रूठ जाते तो मना लेते, ये रास्ते जुदा करना दुरुस्त न था, सजा इतनी ही देते ना कि काट लेते, गलती को जुर्म करार देना इंसाफ न था, तुम कुछ समझते तो समझा लेते, यूं बात ही खत्म कर देना मुनासिब न था, हमारे बस में होता तो बाखुदा बचा लेते, वो ताल्लुक जिसे तोड़ना कभी आसान न था। वाह वाह। सुबह सूरज की किरणों ने निकलते ही हर तरफ अपनी रोशनी बिखेर दी थी। उसकी सुनहरी शुआएं हर तरफ बिखरी हुई थी, जो कि सर्दियों के मौसम में किसी गनीमत से कम नहीं थी। आंखों को बहुत भली लगती थी। निखरी निखरी सी ये सुबह बहुत हसीन थी। वो अपने रफ से ट्राउजर शर्ट में मलबूस हाथ में कॉफी का मग थामे मुझे बुझे से अंदाज में कॉफी पी रहा था। तबीयत पर अजीब सी कर्ज बुलंदी छाई हुई थी। माली एक तरफ लॉन में पौधों को पानी देने में मसरूफ था और वो बेध्यानी में इस तरफ देख रहा था, जबकि इसका ध्यान तो कहीं और था। ये सुबह के 11 बजे का वक्त था। आजिमल को इस घर से गए 20 दिन हो चुके थे और उसने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। हन्नान उसे रोजाना फोन करता था और मिलने आने पर फोर्स करता, मगर वो शायद जिमल के बुलाने का मुंतजिर था, जिसका गुस्सा जाने आज भी ठंडा हुआ था या यूं ही कायम था। जिमल के बगैर गुजारे गए ये 20 दिन नहीं थे, 20 सदियां थी, जिसके एक एक लम्हे में उसने उसकी कमी महसूस की थी। उसे अंदाजा हुआ था कि जिमल उसके लिए कितनी जरूरी थी। वो है तो उसकी जिंदगी में रौनक, वरना उसके बगैर वो अधूरा है। उस बात का एहसास उसे हरगिज एक एक लम्हे में हुआ था। वो 20 दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थे। वो उसने अपनी गलती पर काटी। वो ये सब सोचते इर्द गिर्द से इतना गाफिल था कि साइमा बेगम के आकर अपने करीब चेयर पर बैठने की उसे खबर ही ना हुई। अगर इतनी याद आ रही है बीवी की, तो जाकर लेकर क्यों नहीं आते? साइमा बेगम ने बगौर उसका दास चेहरा देखते हुए कहा। आखिर माँ थी, अपने बेटे की खुशियों को पहचानती थी। उन्होंने मुझफिक्री से उसकी हालत देखी, हल्की बड़ी शेव और नींद ना पूरी होने की वजह से आंखों के गिड़ हल्के से पड़ गए थे। ये वो आतिफ शराज तो हरगिज ना था, जिसे खुद से मोहब्बत थी, जो हर वक्त खुद को सवार कर रखता था, जो अपनी जात के ज़ौम में, अपनी दौलत के ज़ौम में जीने का आदी था। इतने दिनों से वो उसे खुद से गाफिल देख रही थी,
ना वो सही से खाना खाता था और ना अपना ध्यान रखता था। ऑफिस से आकर अपने कमरे में कैद हो जाता था और सुबह ही दोबारा ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता था। साइमा बेगम को उसकी बहुत फिक्र थी, जो कि मुस्कुराना ही भूल गया था। उन्हें अब लगने लगा था कि जीमल इससे लड़कर अपनी माँ के घर गई है, क्योंकि इससे पहले तो आतिफ अपनी मौजूदगी में जीमल को कहीं जाने नहीं देता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आतिफ अपने करीब से उनकी आवाज़ सुनते वापस हाल में लौटा था और उन्हें देखा जो मुतफिक्री से उसे देख रही थी। लग तो नहीं रहा तुम्हें अपनी बीवी की याद आए ना आए, मुझे अपने पोते की बहुत याद आती है। इतने दिनों में से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को नहीं देखा। मुझे इसके बगैर पूरा घर वीरान लगता है। आज संडे है, जाओ और जाकर मेरे पोते को लेकर आओ। तुम दोनों मियाँ बीवी के जो भी मामलात है उसे जल्दी दुरुस्त करो और मेरा पुत्र आज शाम तक मेरे पास होना चाहिए। साइमा बेगम ने हतमे से लहजे में कहा। वो काफी दिनों से ये सब तमाशा देख रही थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि मामला कुछ सीरियस है, इसलिए संजीदगी से गोया हुई। जानती थी कि उनका बेटा शुरू से जीमल का कितना दीवाना रहा है, उसकी दासी उनसे देखी नहीं जाती। आतिफ इनकी बात पर अफसुदगी से मुस्कुराया था। कोशिश करूंगा। उसका अंदाज हारा हुआ सा था। जाने क्यों जीमल की इस दिन की बातें वो भुलाया नहीं पा रहा था। उसे जियत होती थी ये सोचकर कि वो अब उसके बारे में क्या सोचती है। क्या मतलब कोशिश करूंगा? अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो मैं चली जाती हूँ इस महारानी को लेने। ये अच्छा है, पहले शोर को अपनी आदतें डाल दो और फिर महीना महीना जाकर अपनी माँ के घर बैठ जाओ। साइमा बेगम ने खुबकी से कहा। जीमल आतिफ के सारे काम खुद करती थी, जिसकी उसे वाकई आदत हो गई थी। सुबह का नाश्ता भी वो उसके लिए खुद बनाती थी और उसके जाने के बाद से उसने घर पर नाश्ता करना ही छोड़ दिया था। साइमा बेगम के लाख के आने पर भी वो नाश्ता घर से नाश्ता नहीं करता था। उसे अच्छा नहीं लगता था अपनी बीवी के अलावा किसी और के हाथ का बना नाश्ता, जिसे साइमा बेगम खूब समझती थी। आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो बस मुझसे नाराज है तो इसलिए लेने भी मैं ही जाऊंगा। आतिफ ने बेदिली से आधी बच्ची कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, जबकि वो बंदर ही अंदर जिमल से मिलने का इरादा कर चुका था। वो अब मजीद उससे दूर नहीं रह सकता था। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर आजकल में मेरा पोता मुझे घर चाहिए और तुम नाश्ता किए बगैर अब मुझे वहां से हिलते नजर ना आओ। मुलाजमा ट्रॉली में नाश्ता लिए लॉन में दाखिल हुई तो साइमा बेगम बात खत्म करते हुए उसे नाश्ते के लिए पहले ही वार्न करने लगी। जो भी था, माँ थी, उन्हें उसकी फिक्र थी। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है नाश्ते का, प्लीज आप मुझे फोर्स मत करें। आतिफ ने बेचारे से कहा। उसका दिल बिल्कुल नहीं था। मुलाजमा नाश्ते के ट्रे टेबल पर रखकर जा चुकी थी। वो उठने को था। क्यों नहीं है तुम्हारा मूड? बस बीवी से मोहब्बत है, माँ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नजर में। आतिफ, क्यों इस तरह अपनी सेहत खराब करके मुझे परेशान करे हो? तुम्हारा अपना भी बेटा है, अगर कल को ये सब करे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? साइमा बेगम ने खुद की बेबसी से कहा। इनका इतने दिनों का जवाब दे गया था। अपनी बात कहते हुए उनकी आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। आतिफ, जो कि उठने को था, उनकी आखिरी बात ने जैसे उसके कदम जमीन पर जकड़ लिया, उसने बेचैनी से उनकी तरफ देखा, जो कि उसके लिए वाकई परेशान थी। आई एम सॉरी, मैं आपका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहता था। आप माँ है मेरी, आपको नाराज नहीं कर सकता मैं। आतिफ ने नरमी से उनके दोनों हाथ थामते हुए आजी से कहा। इसलिए साइमा बेगम की मोहब्बत सबसे ऊपर थी। वो इनका बहुत एहतराम करता था। साइमा बेगम उसके यूं शर्मिंदा होने पर मुस्कुरा दी। एक यही उनका छोटा बेटा ही तो था, उनका गुरूर, उनका फकर, जो अपनी माँ से चाहे जितना मर्जी नाराज हो जाए मगर उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था। जबकि उनका बड़ा बेटा तो बाहर जाती उनसे गाफिल हो गया था। कभी उसने खुद से फोन नहीं किया था, इसलिए साइमा बेगम की मोहब्बत और तवज्जो आतिफ के लिए थी। उन्हें मुतमईन करने के लिए उसने अपने दिल की नफी करते हुए खामोशी से नाश्ता किया था, जिस पर साइमा बेगम बहुत खुश थी। ऑफिस से मैनेजर कुछ फाइल उठाए लॉन में दाखिल हुआ तो आतिफ उसे ये ड्राइंग रूम की जाने बढ़ गया। संडे को उसे ऑफ होता है, जबकि कोई जरूरी काम वो घर पर ही कर लेता है। सर, आप क्या सोच रहे हैं, प्लीज मुझे भी बताएं। राफे ने गौर से देखते हुए कहा, जो कि उसकी पूरी बात सुनने के बाद भी कुछ ना बोला था और उसकी लाई हुई फाइल्स पढ़ने में हनूज मसरूफ था। तुम्हें पता है मैंने रेड की थी शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? साई ने बात बदलते हुए कहा और वो सवाल पूछा जिस पर राफे इस दिन से उलझा हुआ था। क्यों? राफे ने आंखों में सवाल लिए उसे देखा था। साइरस की बात पर मुतमईन से अंदाज में मुबहिम सा मुस्कुराया था, ताकि उसकी कोई भी सिफारिश काम ना आए। इस बोर्ड से बरामद किए गए असले और ड्रग्स को मीडिया की नजरों में लाने का मकसद ही यही था कि ये बात किसी में से मुख्फी ना रहे। इसकी वजह से बेईमान लोग उसकी सिफारिश करने से पहले 100 दफा सोचे कि अब मामला मेरे हाथों में नहीं है। ये बात आम शहरियों तक पहुंच चुकी है, ताकि वो ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दे। साइड ने अपने अमल की वजाहत देते हुए कहा। राफे ने मुतासिर को निगाहों से उसे देखा था, मगर मुझे इस मामले में AIG साहब की खामोशी समझ में नहीं आई। राफे ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। राफे बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो पिछले हफ्ते से ही पुलिस स्टेशन ज्वाइन कर चुका था। सारी से पहले उसे कोई जवाब देता जब उसकी नजर अपने ऑफिस के दरवाजे के बाहर मुसलसल एक सी मत पड़ते साए पर गई। वो एक नजर राफी को देखकर बगैर कदमों के चाप पैदा किए दरवाजे तक पहुंचा था और एक झटके से दरवाजा खोला। उसके दरवाजा खोलते इंस्पेक्टर फैजान बुरी तरह उसके कदमों में लड़खड़ा कर गिरा था। उसे समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या बनी है। वो तो दरवाजे के बाहर कान लगाए अंदर होती गुफ्तगू सुनने की तगोदो में मसरूफ था। इस वक्त इस पोर्शन पर कोई नहीं था, इसलिए इंस्पेक्टर फैजान को मौका मिल गया था उनकी गुफ्तगू सुनने का। व्हाट आर यू डूइंग हियर? इंस्पेक्टर फैजान साहिब ने उसे खून अशाम निगाहों से देखते हुए गुस्से में से पूछा। इस इंसान पर इसे जितना गुस्सा आ सकता था, इतना आज तक किसी पर नहीं आया था, जो कि अपनी तरफ से उन्हें बेवकूफ समझता था और यहाँ इस मंजूशा के लिए काम करता था। सर, उसकी एक दफा ऐसी गर्दन दबोचने का इरादा रखता था कि वो दोबारा सांस न ले सके, बस इसीलिए भी अपना गुस्सा कंट्रोल कर जाता। आई एम सॉरी सर, मैं वो आपके पास एक काम से आया था। इंस्पेक्टर फैजान सरस से उसके कदमों से उठता हुआ, उसे सलूट करता हुआ संभल कर बोला था, जबकि चेहरे पर खजालत के आसार वाजे थे। राफी भी उसकी इस हरकत पर नागवारी से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। उसे उसकी ये बदतमीजी एक आंख नहीं भाई थी। सीरियसली क्या काम था? सर का अंदाज पार्ट था, मगर उसके लहजे में मौजूद ठहराव में कुछ तो ऐसा था कि इंस्पेक्टर फैजान को इतनी सर्दी में पसीने आने लगे थे। वो सर, मैं उसकी सर सुनहरी निगाहें अपने चेहरे पर महसूस करके इंस्पेक्टर फैजान को कोई बहाना ना सूझा।
उसे लगा ये शख्स उसके नज़रों से ही कत्ल कर देगा, वो उसकी नज़रों से बुरी तरह घबराया था। क्या हुआ भूल गए? साहिर का अंदाज़ संजीदा था जबकि लहज़ा धर्म भरा था। इंस्पेक्टर फरजान ने घबराते हुए उसे इस बात में हिलाया था, उसे वाक़ई ही कुछ नहीं सूझ रहा था, वो तो इस वक़्त कोस रहा था जब उनकी गुफ्तगू सुनने यहाँ आ खड़ा हुआ था। एक काम करिए इंस्पेक्टर फरजान, बैकग्राउंड के बाहर बगैर रुके 10 चक्कर लगा कर आएँ। इससे आपको आपका वो काम याद आ जाएगा जिसकी बिना पर आप यहाँ दरवाज़े से कान लगाए खड़े थे। इस एक्सरसाइज़ से अच्छे खासे भुलक्कड़ों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। साहिर ने संजीदगी से उसकी शक्ल देखते हुए हुक्म दिया। उसके ऑर्डर पर इंस्पेक्टर फैज़ान की आँखें फैली थीं। ये पुलिस स्टेशन बहुत बड़ा था और इस इमारत के चारों जानिब खाली जगह थी जिसे वो उसे भागने का कह रहा था। गो फॉर इट। बगैर रुके का मतलब बगैर रुके। मेरी नज़र होगी आप पर। साहिर ने उसे जाने का इशारा करते हुए आखिर पर संजीदगी से वार्न किया था, जिस पर वो ना चाहते हुए भी सर इस बात में हिलाता उसे सलूट करता हुआ बाहर निकल गया, जबकि दिल ही दिल में इस इंसान के लिए उसकी खार मज़ीद बढ़ गई थी। वो इस वक़्त को कोस रहा था जब वो यहाँ आया था। राफ़ी ने उसकी शक्ल देखकर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। कमीना! उसके जाने के बाद साहिर गुस्से से तेरे लब बड़बड़ाया था। उसका दिल तो किया कि मंजूर शाह के साथ-साथ वो इसके भांजे का भी एनकाउंटर कर दे। गद्दारों की उसकी नज़र में कोई माफ़ी नहीं थी। सर मैं जाऊँ? मुझे इंस्पेक्टर नवीद की कॉल आ रही है। शायद कामी से मुतल्लिक कोई बात हो। राफे ने इंस्पेक्टर नवीद के ढेर सारे मैसेजेस अपने मोबाइल पर आते देख उससे इजाजत लेते हुए पूछा। अब इंस्पेक्टर नवीद की कॉल आने लगी थी। साहिर ने सर को जंबिश देते हुए उसे जाने की इजाजत दी और एक नजर दीवार गिर घड़ी को देखा जो कि 4 बजा ही रही थी। उसे खुद भी कहीं जाना था। राफे के जाने के बाद वो जल्दी से अपना काम खत्म करके खुद भी अपने ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि जाते जाते कांस्टेबल फरीद को इंस्पेक्टर फैजान पर नजर रखने का लहजा कह कर गया था। अपनी गाड़ी में बैठे हुए उसने एक नजर दौड़ते दूर भागती इंस्पेक्टर फैजान को देखा तो बेसाख्ती महसूस खून सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। ये सजा तो बहुत कम थी उसके लिए, जबकि जिस मकसद के लिए वो इस पुलिस स्टेशन में आया था उसे कोई माफी नहीं मिलने वाली थी। जीमल लॉन्च में बैठी बेदिली से रमैसा बेगम की बातें सुन रही थी, जो कि हीरा की तारीफें की जा रही थी कि वो उनका कितना ख्याल रखती है, उनकी कितनी परवाह करती है, कितनी मिलनसार और मासूम है। जबकि जीमल खामोश सी बैठी थी, चेहरे पर ऐसी उदासी छाई थी जैसे उसे उसका कुछ बहुत कीमती खो गया जिसके बगैर उसे सब्र नहीं आ रहा था। हन्नान असरा के पास था, वो दोनों माँ बेटी ही लाउंज में बैठी हुई थी। रमैसा बेगम उसके लाताल्लुक को नोट करते हुए खामोश हुई थी और उसकी तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे की सारी शदाबी जाने कांख हो गई थी। वो मुरझाई मुरझाई सी उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये शाम के 6 बजे का वक्त था। बाहर पोर्च में कोई गाड़ी आकर रुकी थी और हॉर्न बजा था। जिमल का झुका सर एक झटके से ऊपर हुआ था। वो बेयकीनी से लाउंज की दहलीज की तरफ देखने लगी। इस गाड़ी की आवाज़ और मखसूस चंद सेकंड तक हॉर्न देना उसे इसके ज़हन में जो अलार्म दे रहा था, वो कुछ लम्हों के लिए इस हकीकत पर यकीन ना कर पाई। हॉर्न की आवाज़ सुनकर हन्नान कमरे से दौड़ता हुआ बाहर निकला था। हन्नान कमरे की खिड़की से अपने डैड की गाड़ी पोर्च में रुकते देख चुका था। वो हाथ में सुर्ख फूलों का बुके थामिल लॉन्ज में दाखिल हुआ था, जिसकी ताज़ा महक पूरे लॉन्ज में फैल गई थी। रीमल उसे इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर अपनी जगह पर मुंजमद सी हो गई थी। वो कई लम्हे उसे निगाहें न हटा पाई। वो अपनी साकत होती पुतलियों से उसका चेहरा निहार रही थी। वाइट शलवार कमीज पर स्किन शॉल कंधों पर ओढ़े उसकी शख्सियत बड़ी दिलकश लग रही थी। उसका संजीदा वजीह सा आम चेहरा आम दिनों की निस्बत आज कुछ ज्यादा संजीदा मजीद वजीह लग रहा था। वो अभी अंदर दाखिल हुआ जब हन्नान दौड़ता हुआ उसके करीब आया था और उसे लिपट गया। आतिफ ने नीचे झटक झुकते हुए वालिहाना अंदाज में उसे अपने गले से लगाया था और उसके फूले फूले गाल चूमे। रुमैसा बेगम को आतिफ की आमद पर खुशगवार हैरत हुई थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई थी और मुस्कुराते हुए इन दोनों बाप बेटे को देखने लगी, जबकि जीमल की आंखों में नमी खुद ब खुद जमा होने लगी। कितनी मोहब्बत करती थी वो इस शख्स से और उसने इसे धोखा दिया। जीमल को बेसाख्ता ही उसका दिया हुआ दर्द याद आया। डैड मैं आपका रोज वेट करता था, आप हानि को भूल गए थे। हन्नान ने उससे अलहदा होते हुए निरूठेपन से खफगी से कहा। माँ से ज्यादा वो अपने बाप से अटैच था। उसके यूं नाराज होने पर आतिफ को उस पर बहुत प्यार आया था। सॉरी माय सन, मैं आपको कभी भूल नहीं सकता, बस थोड़ा सा बिजी था इसलिए अपने बेटे से मिलने नहीं आ सका, लेकिन आज फ्री होते ही मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। आतिफ ने उसकी खफगी को देखते हुए मिलाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो मान भी गया था, क्योंकि जिद और बहस तो सिर्फ वो जीमल के साथ ही करता था। उसने तवज्जो हटते ही वो अपने करीब आती मैसा बेगम से मिला था, जिन्होंने खुश दिली से उसे मिलते हुए उसे ढेर सारी दुआएं दी थी। उनसे नजर भटकी हुई दुश्मन जहां पर पड़ी थी, जो खुफगी से उसके देखने पर मुखालिफ सिम चेहरा मुड़ गई थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आतिफ ने अपने हाथ में थामा सुर गुलाबों का बुके जीमल की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने रुमैसा बेगम की वजह से शराफत से थाम लिया था, जबकि उसे आंख उठाकर ना देखा था और उसका ये अंदाज आतिफ को बहुत खला था। वो जब से इग्नोर कर गया। बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए कॉफी बनवाती हूँ। रुमैसा बेगम ने कुछ देर उसके पास बैठने के बाद उठते हुए कहा। इस दौरान हन्नान बाप के साथ जुड़ कर बैठा था और उसे देखकर बार बार खुश होता। जीमल ताल्लुक से बैठी थी और मैसूर बेगम के किचन की तरफ जाते ही वो उठकर अपने कमरे में चली गई। उससे अपने आंसू जब्त नहीं हो रहे थे और उसे इतनी अजियत में मुब्तला करके वो कैसे मुस्कुरा सकता था। जीमल को समझ न आया। वो कमरे में आते ही अपना चेहरा हाथों में छुपाए रो दी। उसका दिल अजीब सा होने लगा था। उसे सामने देखकर वो मजीद खुद पर जब्त नहीं कर पाई थी। जेहन में एक बार फिर इस लड़के का अक्सर आया और बस जीमल की बर्दाश्त जवाब देगी थी, तभी अंदर आते ही सब याद करते रो दी। जिस जहनी इंतशार से वो पिछले दिनों गुजरी थी, इस बार भी वो कैफियत इस पर हावी होने लगी। पहले से खुले दरवाजे को खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ था और दरवाजा बंद करते हुए उसकी जानिब बढ़ा, जो कि यकीनन रोने का शुगल फरमा रही थी। आतिफ ने बमुश्किल उसके आंसू पर अपने आप पर जब्त किया। जिमल की आंखों में मौजूद ये आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। वो अभी उसके करीब जाता जब जिमल खुद ही कमरे में उसकी मौजूदगी का एहसास करती अपनी जगह से उठी थी। एक लम्हे के लिए उसकी
भीगी निगाहें सामने वाले की संजीदी निगाहों से जाकर टकराई थी। जीमल ज्यादा देर उसकी संजीदा शिकवा कुना निगाहों में देख न सकी। दिल की धड़कनें पूरे जोरों शोर से धड़कने लगी थी। जाने दिल में क्यों हकीकत को फरामोश किए उसके हाथ में धड़कता था। जीमल को अपने दिल पर बहुत गुस्सा आया। क्यों आए हैं आप यहाँ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको इजाजत दे दी यहाँ आने की, जो आपको इतने दिनों बाद याद आ गई कि आपकी एक अदद बीवी भी है? जीमल ने खफगी से उसे देखते हुए कहा। इसकी बदगुमानी अरूज पर थी, जबकि वह ना चाहते हुए भी उससे इतने दिनों बाद आने का गिला कर चुकी थी। जिस पर ना चाहते हुए बातचीत के लबों को एक अफसुदा मुस्कुराहट ने छुआ था। तो वो क्या उसकी मुंतजिर थी? उसे ये जानकर एक अनजाना सा सुकून मिला था। अपनी बीवी से मिलने आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। और रही बात याद आने की, तो तुम भूली ही कब थी जो तुम्हें याद करता। तुम्हारा अक्स हर पल मेरे साथ था। आतिफ ने लहजे में दुनिया जहान की शरीनी मोए कहा। जीमल ने उसकी बातों से खुफगी से उसे देखा था। आपकी ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आप अपना एतबार खो चुके हैं। आपने मेरी मोहब्बत में खयानत की है। मुझ पर इस लड़की को फोकियत देकर आपने मुझे मेरी औकात बता दी, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिमल का लहजा दरश्त और हतमी सा था। आतिफ ने उसे संजीदगी से देखा, जबकि कितने ही लम्हे उसे यूं देखता रहा। जिमल को उसकी निगाहों से घबराहट होने लगी। मैं तुम्हें अब खुद पर एतबार करने का नहीं कहूंगा जीमल, लेकिन मैं तुम्हें खुद से अब मजीद दूर जाने की इजाजत भी नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ खुशी से रहो या जबरदस्ती रहना तुमने मेरे साथ ही। आतिफ ने जैसे उसे बावर करवाया था। हाँ, अगर वो उसे खुदगर्ज समझती तो उसे परवाह नहीं थी। उसे बस जिमल चाहिए थी। जिमल ने जख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा। उसकी इल्ज़ामिया निगाहों का मफहूम समझते वो कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुआ था। मैंने गलती की है जिमल, मैं मानता हूँ, मगर उसने जो भी कहा वो आधा झूठ था। मैंने आज तक तुम्हारी जगह किसी को भी नहीं दी। मैं इससे रिलेशनशिप में था, मगर मैंने कभी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं नहीं। तुम उसे मेरी बेवकूफ़ी समझ लो या गुमराही, जो मैं उसके साथ वक्त गुजार कर सुकून तलाश करने लगा। मगर मैं गलत था जिमल। मेरा सुकून सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। मुझे इस बात का जैसे ही एहसास हुआ, मैंने इससे सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए। उसने सिर्फ मुझे तुमसे अलग करने के लिए सब झूठ बोले। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन गुज़िश्ता माह जो भी हमारे दरमियान था, उसमें कोई फ़रेब, कोई धोखा नहीं था। मेरा इससे पिछले 4 माह से कोई राब्ता नहीं। मैं इसे कब का छोड़ चुका हूँ। मैंने माज़ी में तुम्हें बहुत हर्ट किया, जिसके लिए माफ़ी बहुत छोटा लफ्ज़ है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जिमल, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना इन सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे माज़ी में किया। आसिफ का लहजा बड़ा बोझिल सा था। अपनी ज़ात की गवाही देते हुए एक अनजाना सा दर्द उसके दिल ने महसूस किया था, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिमल इस दौरान चेहरा झुकाए आंसू बहाती रही। ये सब उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। उसका दिल टूटा था। मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हैं? सिमल ने रोने से सुर्ख होती निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका अंदाज पाठ था। इस पूरी दुनिया में अगर मैंने किसी से बहुत मोहब्बत की है तो वो मेरा बेटा है। मैं हन्नान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जो भी कहा एक एक लफ्ज सच है। आतिफ ने उसकी नम आंखों में देखे हुए संजीदगी से ठहरे हुए लहजे में कहा, जिसे इससे बड़ी कोई गारंटी उसके पास नहीं थी। जिमल एक लम्हे के लिए इसे देखकर रह गई। तो यानी उसे अब भी सिर्फ अपने बेटे से मोहब्बत थी, और वो मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप चले जाएं यहाँ से। जिमल ने जब से कहा। वो सिर्फ हनान की वजह से उसे अपने साथ चलने को कह रहा था। उसे कोई मोहब्बत नहीं थी। जिमल को नए सिरे से रोना है। मैंने कभी नहीं सोचा था जिमल कि तुम इतनी संगदिल भी होगी। जितनी सजा तुम मुझे दे चुकी हो, क्या वो तुम्हारे नजदीक काफी नहीं? मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं लेने आऊंगा। आतिफ ने उसके लहजे में अफसोस का आंसर बड़ा वाजे था। वो बेयकीनी से उसे देखकर रह गया। आप अपने बेटे को लेने आए हैं तो उसे ही लेकर जाएं, जिमल ने खफगी से कहा, जबकि इसके हन्नान की कसम खाने पर उसके लफ्जों पर वो मुश्किल ही सही पर ईमान ले आई थी, जबकि उसने जाहिर नहीं किया था। एक बात वो आतिफ के बारे में जानती थी कि वो अपने लफ्जों का बहुत पक्का था। वो जो कहता था उसे जरूर पूरा करता, और जिसका वो करार करता उसमें कोई झूठ ना बोलता। मैं अपने बेटे की माँ को भी लेने आया हूँ। आतिफ ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। जाने क्यों जिमल इतनी जिद्दी हो गई थी। वो जानता था कि उसे उसका दिल बहुत दुखाया, जिसका ज़ाला करने को भी वो तैयार था, मगर उसे यहाँ मजीद छोड़ने के हक में नहीं था। जिमल अभी को जवाब देती जो मैस बेगम हल्का सा दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। जिमल ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। आतिफ बेटा, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। मैं और हनान आपका कब से बाहर वेट कर रहे थे। आप जाकर हनान के साथ बैठे और काफ़ी पिए। मैं जिमल की पैकिंग करवा कर उसे ले आती हूँ। रुमैसा बेगम संजीदगी से बगैर जिमल को देखे आतिफ को देखते हुए कहा, जबकि पहले की निस्बत अब उनका लहजा सपाट था। तो क्या वो सब कुछ सुन चुकी थी? बेख्तियार ही ये बात दोनों के ज़हन में आई थी। आतिफ मजीद वहाँ रुके। उनकी बात पर से सरस बात में हलाता वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि जिमल चोरनी गांव से अपनी माँ को देखने लगी, जो कि अलमारी खोलकर उसका सूटकेस निकाल रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, जिमल ने सतमी लहजे में कहा। रुमैसा बेगम ने उससे वजह नहीं पूछी थी, बस संजीदगी से उसे देखने लगी। क्या चाहती हो तुम जिमल? तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम आतिफ से इजाजत लेकर यहाँ आई हो, जिस पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। जानती हो, कल तुम्हारी सास की कॉल आई थी मेरे पास। अगर वो ना बताती तो मुझे कभी पता न चलता कि तुम आतिफ से लड़कर आई थी यहाँ। मैं तुमसे वजह पूछने का इरादा रखती थी, जबकि आज तो वो भी जानने की जरूरत ना पड़ी। तुम्हारी और आतिफ की बातें सुन चुकी हूँ मैं। हमारे खानदान में तलाकें नहीं होती जिमल। मियाँ बीवी में हजार झगड़े हो जाते हैं। उन्हें अपने मामलात को खुद ही सुलझाना पड़ता है। और अगर तुम इस बात पर इतना इशू बनाओगी तो क्या जानती नहीं हो अपने भाइयों को बगैर आतिफ के कोई सुने वो तुम्हारी साइड ले गए तो क्या कर लोगी सारी जिंदगी उसके बगैर? चंद दिन तो तुम उसके बगैर गुजार ना सकी। अपनी हालत देखो। रुमैसा बेगम ने उसे झिड़कते हुए कहा, जो कि सर झुकाए रोने में मसरूफ थी। वो यहाँ आतिफ को बुलाने आई थी, जबकि नीम खुले दरवाजे से उनकी बाहर आती आवाज़ों ने उनके कदम ही वहीं ही रोक लिए थे। ये तो सच शुक्र था कि हाशिर और साहिर दोनों ही इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, वरना जरूर जिमल के आंसू ने बहुत कुछ समझा देते। उन्होंने धोखा दिया मुझे। वो किसी और लड़की से शादी करने वाले थे। अपने शौहर को किसी और के साथ नहीं देख सकती मैं, जिमल ने अपनी माँ को देखते हुए खफगी से बताया, जो सारा कसूरवार उसे समझ रही थी। वो कोई जानबूझकर तो नहीं उसे लड़कर आई थी। उसके हैंग किए कपड़े बैग में रखती और रुमैसा बेगम का हाथ उसकी बात पर एक पल के लिए रुका था। वो एक साथ खींचे कपड़े वहीं बेड पर रखती उसके पास आकर बैठी।
दूसरी शादी करने वाला था मगर उसने की तो नहीं। क्या कभी उसने तुम्हें किसी चीज़ की कमी होने दी? पूरा खानदान तुम्हें उसके साथ देखकर तुम्हारी किस्मत को सराहता है जीमल। हम सब इंसान हैं, गलतियाँ हम सबसे होती हैं, मगर जब कोई गलती करके उस पर शर्मिंदा हो और दोबारा अपने इस अमल को कभी ना दोहराने का वादा करे, तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए, वो तो फिर मर्द है। अगर दूसरी शादी कर भी लेता तो क्या करती तुम? फिर कैसे बर्दाश्त करती? तुम ये शुक्र अदा क्यों नहीं करती कि वो वक़्त से रहते ही तुम्हारे पास वापस लौट आया है? मैंने औरतों को बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारते देखा है जीमल, और मैं नहीं चाहती कि कभी मेरी बेटी पर ऐसा वक़्त आए, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, तुम क्यों उस लड़की की बातों में आकर अपना घर खराब कर रही हो? मैं मानती हूँ आतिफ ने गलती की है, लेकिन वो शर्मिंदा है जीमल, उसे माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। अपने दिल से सारी बदगुमानियाँ निकाल दो और अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दो। वो कभी हन्नान की झूठी कसम नहीं खा सकता, इस बात की गवाही मैं खुद देती हूँ। उसकी आँखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत मैं पिछले कई माह से देख रही हूँ जीमल, इसलिए जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो और जो गुजर गया उसे भूल जाओ। तो मेरी बहुत साबिर औलाद हो और देखो अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा है, इसका शुक्र अदा करो। ये ज़िंदगी इतनी तवील नहीं है कि उसे शिकवा शिकायत और बदगुमानियों की नज़र कर दिया जाए। रुमैसा बेगम ने उसे अपने साथ लगाकर समझाते हुए कहा। वो खुद आतिफ की इस हरकत पर बहुत हैरान हुई थी, जबकि उसे शर्मिंदा होने पर उन्होंने बेइख्तियार ही अल्लाह का शुक्र अदा किया था, जिसने उनकी बेटी का घर खराब होने से बचा लिया था। वो बहुत समझदार खातून थी, उनका हर फैसला मामला फ़हम होता था। इसके बाद जीमल ने उनसे कोई बहस नहीं की थी। रुमैसा बेगम ने उनकी पेशानी चूमी थी, जिस पर वो कुछ लम्हे संजीदगी से उन्हें देखने लगी और फिर अपनी पैकिंग करने लगी। रुमैसा बेगम ने उसकी पैकिंग में मदद की, छोटे से कपड़े चेंज करने का कहा, जो कि आम से हुलिये में थी। आधे घंटे में वो तैयार होकर अपने स्पान के साथ बाहर लॉन्च में आई थी। हन्नान आतिफ के पास ही था। असरा से वो उसके कमरे में जाकर मिल आई थी। रुमैसा बेगम से गले मिलने के बाद वो खामोशी से उस घर चली गई। आतिफ ने मुतशक्किर बड़ी निगाहों से रुमैसा बेगम को देखा था, जिस पर उन्होंने उसे जीबल का ढेर सारा ख्याल रखने का कहा और उसने उन्हें अपनी तरफ से मुतमईन किया था। वो जीमल का सामान लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था, जबकि जीमल भी खामोशी से उसके पीछे चल दी। हनान अलबत्ता अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जीमल ने इसके बाद रुमैसा बेगम से कुछ नहीं कहा, वो यूं ही उनसे खफा खफासी अपने घर चली गई थी। उनके जाने के बाद पूरा घर वीरान हो गया था। रुमैसा बेगम का कब कब से खुद पर किया जब जवाब दे गया, वो वहीं लॉन्च में बैठकर रोने लगी। ऐसा कैसे हो सकता था कि उनकी बेटी तकलीफ में और उसकी अजियत उन्हें महसूस ना हुई? वो जीमल के सारे सामने जरा कमजोर नहीं पड़ी थी ताकि वो कोई मजीद फैसला ना ले। असरा, जो कि अपने कमरे में दरवाजे में खड़ी हन्नान को बाय कहने के लिए यहाँ खड़ी थी, रुमैसा बेगम को यूं रोते देख वो बेचैनी से उनकी तरफ बढ़ी। आंटी आप ठीक हैं? ऐसा ने मुझफिक्री से पूछा। टेबल पर पड़े जग से पानी का गिलास डालते हुए उनके जानिब बढ़ाया। रुमैसा बेगम ने मुश्किल ही 2 घूंट बढ़े थे और अपने आंसू साफ किए। जिमल की खामोशी उन्हें तकलीफ दे रही थी। असरा को उनकी तबीयत ठीक ना लगी। मैं ठीक हूँ बेटा, रुमैसा बेगम ने अपने शाने पर धरा नाजुक सा हाथ थाम कर प्यार से कहा, जबकि बहुत अफसुर्दगी से दिखाई दे रही थी। आए, मैं आपको आपके रूम में छोड़ा हूँ, आप कुछ देर आराम कर ले। असरा ने उन्हें हाथ से पकड़ कर उठाते हुए मुतफिक्री से कहा। आशी ने उसे बताया था कि अक्सर रुमैसा बेगम किसी बात की टेंशन लेते हुए निढाल सी होने लगती हैं। उन्हें डॉक्टर ने टेंशन लेने से सख्ती से मना किया है, इसलिए अब असरा को उनकी फिक्र होने लगी थी। वो उन्हें कमरे में लाई थी और उन्हें बिस्तर पर लिटाकर असरा ने उन्हें आराम करने का कहा, जिस पर रुमैसा बेगम ने सरस बात में लाते हुए आंखें बंद कर ली। उन्हें बस रीमल की फिक्र थी, जिसे उन्होंने समझा कर भेज तो दिया था, मगर वो जानती थी कि वो उनसे नाराज हो चुकी है। उन्हें अपने असाब बोझल से होते हुए महसूस हुए, जिस पर कुछ ही देर में महसूस हो गई। असरा ने आंखें बंद करता देख कमरे की लाइट डिम लाइट ऑन करके मेन लाइट ऑफ करके बाहर निकल गई, जबकि जीमल और हन्नान के जाने से उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। लाउंज खाली पड़ा था। वो इतने बड़े घर को यूं खाली देखकर एक जुजरी सी लेती अपने कमरे में चले गई। पीछे मुलाजमा लाउंज से खाने पीने के अलावा आजमात उठाती किचन में लेने जाने लगी। इसे नए शहर की हवाओं ने बदल दिया महर, वरना वो तो मुस्सा और मेरे लिए ही था। सितारों की चादर ओढ़ी ये रात आज बेताश सर्द थी, बिल्कुल उसके जज्बातों की तरह, उसके तासुरात की तरह। पूरे घर में एक हंगामा सा मचा हुआ था, जो कि अब थोड़ा थम चुका था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। आज उसकी और अलीशा की मेहंदी का फंक्शन था, जिसमें बमुश्किल वो ज़ब्त से बैठा था। आज अलीशा को उसके नाम की मेहंदी लगाई गई थी। वो उसके नाम का मेहंदी का जोड़ा पहने उसके साथ बैठी थी, जबकि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ब्लैंक था। वो बस अपने माँ बाप की खातिर ये शादी कर रहा था। उसने एक नज़र उठाकर उन्हें देखा था, उसका ध्यान ही नहीं था। पूरा घर नीचे जमा था और वो रस्म होते ही वहां से उठ गया था। वह इस वक्त छत पर मौजूद था। हर तरफ धुंध ही धुंध थी। ऐसे में वो हर एहसास से आ रही आसमान को घूरने में मसरूफ था। ज़हन था कि इस बेवफा के सोच कर उसकी जान जला रहा था। काश इस राय से ना निकलती, काश वो इतनी लालची ना होती, काश वो इतनी झूठी ना होती, काश वो अपने माँ बाप का ही सोच लेती, काश वो इतनी बेहया ना होती। तल्खी से सोचते हुए वस्त्र आलम के अक्स को घूरने में मसरूफ था, जैसे वो उसके सामने मौजूद हो, जबकि उसके इर्द गिर्द कोई ना था। इन चंद महीनों में हाजिम ने अपने खानदानी कारोबार को बहुत बढ़ा दिया था। पहले वो कहीं जाने के लिए फरहान साहब की गाड़ी इस्तेमाल करता था, जबकि वो अपनी नई महंगी गाड़ी खरीद चुका था। ज़हन पर एक भूसा सवार था कि असरा ने इससे स्टेटस की वजह से इग्नोर किया था, और अब उसका सारा फोकस अपना स्टेटस बनाने पर था, जिसमें से कई कामयाबी की मंजिल तो वो तय कर चुका था। ताईजान उसकी कामयाबियों को अलीशा की किस्मत जानती थी, जबकि हाजिम को असरा से इंतकाम लेना था। तुम्हें लाहौर की हवा लगी है सर, तुम बदल गई हो। मेरी दुआ है कि तुम कभी मेरे सामने ना हो, क्योंकि जिस दिन तुम मेरे सामने आई वो दिन तुम्हारे दुनिया में आखिरी दिन होगा। अपने खानदान की इज्जत बात करने पर मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। हाजिम ने जहर खंदे से लहजे में सुलगते हुए कहा। उसका लहजा बेलचक था और आंखों में सट मैरी थी। ये तो अब वक्त ही बताने वाला था कि जब बसरा उसके सामने आती तो क्या वो अपने कहे पर अमल कर पाता या अपनी आँच पर पछताता, और किस्मत उसे बहुत जल्द ये दिन दिखाने वाली थी। वो शाम उसकी जिंदगी बहुत जल्द आने वाली थी, जिसमें असरा उसके सामने होती और हाजिम फरहान अपनी सोच पर सवाए पछताने के और कुछ ना कर सकता। उसके सारे के सारे इरादे धरे के धरे रह जाने वाले थे और पछतावा उसका मुकद्दर बनने वाला था। पूरा कमरा
अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि वो बिस्तर पर पुरसकून सी नींद सोई हुई थी। उसके लंबे घुंघराले बाल अतराफ में लापरवाही से बिखरे हुए थे, बड़ी-बड़ी बादामी आंखें इर्द-गिर्द से गाफिल बंद थी। वो बेसुध सो रही थी, उसे सोए हुए भी अभी कुछ घंटे गुजरे थे। ये कोई रात के 1 बजे का वक्त था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उसकी हल्की सी सांसों की आवाज़ थी, जो कि वक्फे-वक्फे से इस खामोशी में मामूल से ताश पैदा कर रही थी। लॉन की जानिब खिड़की बंद थी, जबकि उसका लॉक खुला हुआ था। वो यूं ही बेखबर सोई हुई थी, जब अचानक कमरे में किसी वजनी चीज के गिरने की आवाज़ पैदा हुई। वो इस खिड़की से कमरे में कूदा था। नींद में इस आवाज़ से हल्की पेशानी पर बल्लम उदार हुए थे, जैसे इस आवाज़ ने इसकी नींद में खलल डाला था। जबकि अंदर आने वाले ने कूदते ही अपना तवाज़ुन बरकरार रखते एक नज़र बेड पर सोए वजूद पर डाली, जिसे देखकर किसी शहज़ादी का गुमान होता। खिड़की से आती रोशनी छनकर बेड पर सोए वजूद पर पड़ने लगी। बाहर लॉन की बत्तियां रोशन थी, जिसकी वजह से कमरे में भी लॉन की तरफ खुलती इस खिड़की से रोशनी अंदर आने लगी। कमरे में मौजूद खूब अंधेरे में अब नीम मदम से रोशनी एक लकीर की सूरत में कमरे को मुनव्वर कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर मौजूद मास्क को दुरुस्त किया था। पिछली दीवार पर उसका लंबा चौड़ा सा साया पड़ने लगा। उसने कुछ लम्हे दाएं-बाएं देखते हुए इस कमरे का जायजा लिया था। वो अपने भारी कदम एहतियात से उठाता उसकी अलमारी की जानिब बढ़ा था, जो कि लॉक थी। उसने अपनी जेब से एक तयशुदा कागज और टेप निकाली थी और इस कागज को अलमारी के दरवाजे पर चिपकाने लगा, जबकि इस दौरान पैदा होने वाली मामूली सी आवाज़ों पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसने बड़े एहतमाम से अपना काम किया था। मुसलसल खटपट की आवाज़ पे वो मुश्किल अपनी नींद से बेदार हुई थी। उसने अपने अलावा इस कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसकी पेशानी पर शिकनें जमा हुई। वो अपनी नींद से भरी आंखें खोलते ही हुए हल्का सा उठकर बैठी थी और अपने सामने देखने लगी, जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थीं। अपने सामने किसी दियो की जिसामत के शख्स को खड़ा देख असरा की सारी नींद पल में हवा हुई थी। वो जो कोई भी था उसकी जानिब पूरे का पूरा मुतवज्जा था। उसका चेहरा अंधेरे में गैर वाज़ेह सा था। वो शख्स अपना काम कर चुका था और अब इस लड़की की जानिब मुतवज्जा था, जिसकी आंखें हैरत और खौफ से फटने को थीं। मास्क के अंदर उसके लब मामूली से मुस्कुराए थे। उसके बेजान दिल में जैसे जिंदगी में पहली बार हरकत हुई थी। असरा फटी-फटी आंखों से इस अजीब मखलूक को रात के इस पहर अपने कमरे में देख रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ से सनसनाहट हुई थी। वो शख्स अब चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा, जबकि असरा चलाना चाहती थी, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे अपनी आवाज़ से चलाने का गुमान हुआ। खौफ के मारे उसके हाथ पांव कँपाने लगे। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए शख्स को अपने करीब आने से रोकने लगी, जबकि वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसकी बड़ी-बड़ी माँ से झलकती आंखें बड़ी खौफनाक थी। असरा को अपना दिल कानों में धड़कता हुआ सुनाई दिया। उसे लगा अगर वो शख्स ना रुका तो वो खौफ से ही मर जाएगी। उसे अपने बेइख्तियार रिमशा की कत्ल वाली रात याद आई, जब उस रात उसी तरह अंधेरे में रिमशा को गला दबाकर मार दिया गया था। तो क्या अब ये शख्स उसे मारने वाला था? डर के मारे उसके लबों से आवाज़ निकलना महाल थी और वो शख्स उसके बिस्तर के बहुत करीब आया था। असरा की बादामी आंखें नम थी और खौफ व हरास से लबरेज थी। खौफ से उसकी पेशानी पसीने से भीगने लगी थी और उसे अपने हाथ पांव बेजान होते हुए महसूस हुए। तो आज की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको फौरन पता चल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।